काफी अलग अलग विषयों और अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आप लोगों ने जो कुंडलियों का एनालिसिस करके जो टॉपिक पॉइंट या जो सूत्र निकाले हैं उसकी चर्चा आज और 26 को 1 बजे से लेकर 5 बजे तक हम लोग करने वाले हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आज सभी लोगों का नाम आए या सभी लोग अपनी प्रेजेंटेशन दे पाए। कोई इसमें जल्दी नहीं है, हमारे पास पूरा समय है आज 5 बजे तक और 26 नवंबर को शाम को 5 बजे से तक 1 बजे से लेके, तो आप आराम से अपनी बात रखें। और दूसरा मेरा एक निवेदन और रहेगा, यदि किसी की कोई क्वेरी है, किसी का कोई सवाल है उस विषय को लेकर, तो प्रेजेंटेशन के टाइम वो बात ना करें, जब वो टॉपिक खत्म हो जाए, जो जिसने ये प्रेजेंटेशन किया है, जो रिसर्च वाले लोग हैं, वो अलग से बैठ के बात कर सकते हैं या लंच में बात कर सकते हैं। ये अच्छा रहेगा, ना कि इसके के बीच में टोके, तो उससे पूरा का पूरा डेकोरम और उसकी गरिमा जो है वो थोड़ी सी खराब होती है। तो मेरा निवेदन है, आज होली अष्टमी का त्योहार है, तो कुछ महिलाएं जो है वो अपने संतानों के लिए व्रत भी रखते हैं और ये आज का शुभ अवसर भी है। तो मेरा निवेदन रहेगा, श्री के जोशी सर के जो स्टूडेंट हैं रिसर्च वाले, उनमें से एक निवेदन आया है हमारे पास दीपाली जी का, और दीपाली जी का और दीपिका अग्रवाल जी का। इनका जो विषय है वो है विवाह में किस तरह समरूपता रहे, मैरिज कंपेटेबिलिटी, और कुछ इनका दूसरी चीजों पर भी रिसर्च है, प्रॉब्लम इन चाइल्ड। तो ये दोनों लोग एक ही कुंडली के माध्यम से, अलग अलग कुंडली के माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस सूत्र के माध्यम से ये प्रॉब्लम सामने निकल के आई है और किस समय पर ये परिस्थिति बनी है। तो मैं निवेदन करूंगा दीपाली जी से और दीपिका जी से, प्लीज आए। Good morning, everyone. I am Deepika Agarwal and my friend Dipali. Page number is 25. Good morning, everyone. I am Deepika Agarwal and my friend Dipali Brahmi. We both are presenting together in front of you all. और सबसे पहले हम हमारे गुरु श्री के एन राव सर और के जोशी सर और उन सभी टीचर्स का शुक्रिया अदा करेंगे जिनसे हमने इन 2 वर्षों में बहुत कुछ सीखा है. So we are presenting a couple's case today and we'll discuss their marriage compatibility and childbirth. So houses we are seeing for the compatibility, that is Lagna, 4th house, 7th house, 8th house and 12th house. अगर हम फीमेल चार्ट देखते हैं तो उसमें लग्ना लॉर्ड, that is Mercury, which is in 6th house with Saturn. Mercury is in Anuradha Nakshatra, whose lord is Saturn again. 4th house में मंगल है जो कि 6th का लॉर्ड है, and 4th lord Mercury has gone to 6th house. और मार्स और राहु दोनों ही बहुत क्लोज डिग्रीज में है. मार्स है 13 डिग्रीज 53 मिनट्स और राहु है 14 डिग्रीज 59 मिनट्स. और फल दीपिका के अनुसार जब 4th हाउस में कोई मैलेफिक एस्पेक्ट हो या 4th हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट हो तो इट गिव्स नेगेटिव रिजल्ट्स इन मैरिज. यहाँ मार्स इज एस्पेक्टिंग 7th हाउस and 7th lord Jupiter is debilitated in 8th house in movable Rashi. There is no benefic aspect on 7th house or 7th lord. फीमेल हॉरोस्कोप में देखें तो 8th हाउस को मांगल्य भाव भी कहा जाता है और यदि 8th हाउस अच्छी पोजीशन में नहीं है या 8th लॉर्ड का 7th लॉर्ड से रिलेशन हो रहा है then it is not good for marriage. यहाँ हम देखें तो 7th lord is debilitated in 8th house and is aspected by 8th lord Saturn. और फल दीपिका के अनुसार 8th हाउस should be vacant, बट यहाँ पर डेबिटेटेड जुपिटर है 8th हाउस में
एंड 8th लॉर्ड सैटर्न भी 12th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, एंड 12th लॉर्ड वीनस इज ऑल्सो एफ्लिक्टेड। और वीनस के बारे में हम लेटर ऑन डिटेल्स आपको देंगे। अगर हम मून कुंडली देखें तो मून कुंडली में लग्ना इज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, लग्ना लॉर्ड सन इज डेबिलिटेटेड एंड इट इज इन राहु केतु एक्सिस एंड इट इज ऑल्सो इन पापकर्त्री। पर यहाँ पर एक सेविंग है कि वीनस अपने ही घर में है सन के साथ, सो डेबिलिटेशन यहाँ कैंसिल हो रही है। और सेकंड हाउस में मार्स है एंड सेकंड लॉर्ड मर्करी हैज गॉन टू 4th हाउस, दैट इज तुक स्थान विद सैटर्न। In D9, in the second house, Jupiter and Mars, they are conjunct, which is again not good for marriage. And 8th house has Venus, और Venus यहाँ पर प्रबल मारक है, which means 2nd and 7th का lord in 8th house. That shows that 2-8 axis is also afflicted, which shows problem in marriage. 7th house is aspected by Saturn, and there is a mutual aspect between Saturn and Mars. और अगर हम जुपिटर देखें तो फीमेल हॉरोस्कोप में मैरिज का कारका जुपिटर है। इन D1 चार्ट जुपिटर इज डेबिलिटेटेड एंड एट द सेम डिग्रीज विद मर्करी व्हिच इज लग्ना लॉर्ड एंड मर्करी इज कंजंक्ट विद सैटर्न। D9 में जैसे आपको पहले बताया कि जुपिटर इज विद मार्स एंड इज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, और जुपिटर मर्करी राहु और केतु सब बहुत क्लोज डिग्रीज में है, एक ही डिग्री के डिफरेंस में है। और फल दीपिका के अनुसार मून एंड राइजिंग साइन both are in odd sign and receive malefic aspect, then she will not have good relation with her husband. यहाँ पर in D1 rising sign and moon both are in odd sign and moon receives the aspect of Saturn. और अगर हम अष्टक वर्ग देखें तो 7th और 9th दोनों में ही least points हैं जो है 20 points। और जेमिनी के अकॉर्डिंगली वीनस यहाँ पर दारा कारक है और जी के सैटर्न दोनों ही 5 डिग्री पे हैं, जो कि 5 डिग्री 8 मिनट्स और 5 डिग्री 21 मिनट, तो दोनों ही 1 डिग्री के डिफरेंस के अंदर अंदर है। और डी के वीनस इज इन पापकर्त्री और राहु केतु एक्सिस पे है। वीनस इज इन नक्षत्र ऑफ मार्स व्हिच इज 6th लॉर्ड। अगर हम उपपदा देखें तो उपपदा यहाँ 10th हाउस में है और जेमिनी सूत्र के अकॉर्डिंगली अगर उपपदा से 2nd हाउस में मेलेफिक होता है, इट इज नॉट गुड फॉर मैरिज। यहाँ पर राहु है 2nd हाउस में उपपदा से and it is aspected by Saturn, so that again shows the problem in marriage. Good morning everyone. Now I'm telling about the male horoscope. Male horoscope में Lagna has Mars and Lagna lord Saturn is in Rahu Ketu aspect. Male horoscope लगा दें please. That is the next page. 26 page 22. Male horoscope लगा दें. Yes, Lagna has Mars and Lagna lord Saturn is in Rahu Ketu aspect with the debilitated moon. Lagna is in the nakshatra of Rahu. 4th house is in Rahu Ketu axis. 4th lord Venus is conjunct with Mars. Venus is also in the nakshatra of Rahu. Here also the rule of Fal Deepika applies that the 4th house has malefic planets. It will give negative results in marriage. The 7th house is aspected by Mars and Saturn both. 7th lord is Sun, which is a separative planet and placed in 12th house with debilitated and converse Jupiter. Sun and Jupiter are in 1 degree difference. Also, when the 7th lord is in 12th house and in own nakshatra, then as K.K. Joshi sir has told us that the person is satisfied with himself only. वो अपना साथी खुद होता है. Mars is aspecting 8th house and 8th lord Mercury is in Papkartri. 4th house, which is the house of bed pleasure, has Sun and Jupiter. 12th house is the house of bed pleasure and which has Sun and Jupiter and is aspected by Saturn. It shows problem in marital bliss. 12th house also has these subscriber from that is 21 points. From moon only, Lagna has Saturn and moon. And Lagna and 7th house is in Rahu Ketu axis. 2nd house is in Papkartri. Mars and Venus are conjunct in the 4th house. If we see from the D9, Lagna lord is in 6th house with 8th lord Mercury in Rahu Ketu axis. 7th lord Sun and 2nd lord Jupiter are in 12th house in Rahu Ketu axis. In the male chart, Parka for marriage is Venus. Venus is afflicted with Mars. Venus is in Rahu's nakshatra also. As per Gemini, the DK moon is debilitated and conjunct with Saturn. Moon is also in the nakshatra of debilitated and converse Jupiter and also has the Gemini aspect of GK Jupiter.
So DK is aspected by GK, and here Upada is in the 8th house. And the male chart is also having the Danda Yoga. When all the planets are in the 10th, 11th, 12th and 1st houses, then Danda Yoga is formed. And the result of Danda Yoga are bereft of comfort, away from near and dear ones, and rejected. And if we talk about Ashput Milan points, then they have got 22.5 points out of 36. So it should be a good marriage as per Ashput. But the couple is facing compatibility issues and also problem in childbirth. This shows that only Ashput Milan is not enough. Both the horoscope should be seen in totality. They got married on 28th April 2009. Or marriage as per Vimshotri Dasha, both of them got married in their respective Chitra Dashas. As per classics, the new Dasha brings transformation in life. For the female, it was Rahu, and for the male, it was Mercury. So the new phase started in both the cases. As per Gemini Dasha, in both cases, it was new Rashi Dasha. For the female, it was the Dasha of Scorpio Libra, which are Rashis at 212 axis. And for the male, it was Gemini Taurus, also at 212 axis. Taurus Rashi is in 4th house, which is in Rahu Ketu axis, and also aspected by GK Jupiter from the 12th house. Now we take the case of their problem in childbirth. So as per book on adoption by Rajveer sir, page 72, for the problem in childbirth, we should see 5th house, 5th lord of D1 chart, it should be afflicted. 5th house, 5th lord of D7 should be afflicted. Jupiter should be afflicted. 5th house from Beech foot and Shetus foot should be afflicted. Now for the female chart. In female chart, page number 25. In female chart, we are looking at the 5th house and 5th lord, which has Venus sitting in own house, but it is heavily afflicted by Rahu, Ketu and Sun. As per Phal-Dipika, if Venus is hemmed between malefics or is conjunct with or get an aspect of malefic, then the native will be devoid of children. Both are also in Papkatri. And if Lord of 5th is hemmed between malefics and Lord of 5th is not connected with Lord of 1st or 7th house, then native does not beget his own son and will adopt a son. Here 5th Lord Venus is in Nakshatra of Mars, and Venus and Saturn both are at same degrees, that is 5 degrees. 5th Lord is also not connected with the Lord of 1st or 7th house, which again shows the problem. Kalpurush Kundli ke 5th Lord Sun is also debilitated in 5th house, and as per Chamatkar Chintamani, अगर पंचम भाव में सूर्य हो तो उसे पूर्वजों के श्राप से संतति नहीं होती या होकर नष्ट हो जाती है. Degree of Lagna is 21 degree and Sun is 22 degrees 30 minutes, which means only 1 degree and 30 minutes difference. क्योंकि Sun 5th house में लग्ना से close degrees में है, तो वह उस भाव की ज्यादा हानि करेगा. Karka for children, Jupiter is debilitated and placed in 8th house, which is aspected by Saturn. Jupiter, Lagna Lord Mercury, Rahu and Ketu all are at same degrees. Even in D9, Jupiter is badly afflicted, is conjunct with Mars and is aspected by Saturn. In this chart, Sheth's foot is 27 degrees 30 minutes in 6th house, which is not good for childbirth, and 5th from Sheth's foot, that is 10th house, is aspected by Mars. As D7 chart is the DNA of D1 chart for childbirth, we should also see that. So here 5th house in D7 is again in Papkatri, and 5th Lord Saturn is conjunct with Mars in 9th house. Last class में जोशी सर से adoption और problem in childbirth पर काफी चर्चा हुई और उन्होंने हमें बताया और हमने इस कुंडली में यह भी पाया कि D7 में मून सैटर्न के वर्ग में है और aspected by Mercury है और Mercury और Saturn संतानहीनता के लिए देखे जाते हैं. Now is the male chart. Fifth Lord Mercury is in Papkatri. 5th Lord of G7 is Mercury again and afflicted by Saturn and Mars both. और संकेत विधि के अनुसार जिसके द्वादश भाव में सूर्य हो वो बंध्या स्त्री का पति होता है, अर्थात उसकी स्त्री संतान पैदा करने में अयोग्य होती है. So here we can see in D1, Sun is in 12th house, so problem in progeny is created.
In this chart also Jupiter is debilitated, deeply combust and in close degrees with Rahu, Ketu, Saturn and also aspected by Saturn. तो यहाँ Saturn की अर्गला भी है. Beastfoot is 22 degrees 56 minutes in 7th house, which is in close degrees with Mars, and 5th house from Beastfoot is in Pakatri. This lady has suffered 2 abortions, but there is a ray of hope in D7 of the female chart. In D7, Jupiter is in Lagna and is aspecting Moon, which is placed in the 5th house. So they have a son through IVF. Now, the childbirth through IVF. As per Gurudev K.N. Rao sir, childbirth takes place in the Mahadasha and Antardasha of planets connected with Lagna or Lagna Lord, 5th house or 5th Lord, 9th house or 9th Lord. So at the time of childbirth and even 9 months before, female was running the Mahadasha of Rahu and Antardasha of 9th Lord Saturn. The male was running Mahadasha of 5th Lord Mercury. And according to Gemini, Dasha which was running 9 months before the childbirth was Scorpio Aries in female chart. And in D7 also, Venus is placed in Scorpio, which is the sign of Mars, and Mars is Putrakarak here. In the male horoscope, it was Gemini, which is the 5th house and aspected by natal 5th Lord Mercury. And as this child was born through IVF, and as Joshi sir taught us in the class that there should be the role of Saturn, Mercury and Moon, because this is the new type of childbirth. So here we see for female it was Rahu Saturn Dasha, and for the male it was Mercury Moon Dasha. So Saturn, Mercury and Moon all are playing major roles here. So that's all. Thank you very much. बहुत ही सुंदर. और मैं तो इस बात को लेके बड़ा ताज्जुब हूं कि 2 ज्योतिषी एक ही बात कर रहे हैं. कभी भी नहीं करते. 2 ज्योतिषी कभी एक बात मानते नहीं दूसरे की. तो ये बड़ा सरप्राइज है. वो भी 2 लेडीज और 2 ज्योतिषी एक साथ चल रहे हैं. कम शब्दों में अधिक समझने का प्रयास करें. ठीक है. ज्योतिषी को वैसे भी आप सब कहते हैं वाक्पटुक होना चाहिए. तो मैं निवेदन करूंगा मंजीत जी से, वो दशा के ऊपर उनका कुछ रिसर्च है, वो हमें प्लीज बताएं. और माइक को थोड़ा नजदीक रखें क्योंकि लाइव जो जा रहा है आवाज का प्रॉब्लम थोड़ा सा आना शुरू हुआ है. आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी आपकी प्रेजेंटेशन जिस पेज नंबर पर है वो जरूर बताएं, ताकि हमारी प्रेजेंटेशन जो लग रही है प्रोजेक्टर पर वो आसानी से हमें मिल जाए. पेज नंबर 28. नमस्कार, मैं मंजीत कौर बोल रही हूँ. सभी आदरणीय गुरुजनों को और सहपाठियों को नमस्कार. सर्वप्रथम मैं हमारे परम गुरुदेव के.एन. राव साहब जी को नमस्कार करती हूँ, जिन्होंने ज्योतिषी पढ़ने का अवसर दिया. ज्योतिषी के माध्यम से एक नई सोच दी, विचारधारा दी, दृष्टिकोण दिया जीवन को देखने और समझने का. मैं ये प्रेजेंटेशन हमारे आदरणीय गुरु के जोशी सर जी के अंडर में प्रेजेंट कर रही हूँ. और इस प्रेजेंटेशन में मैंने विश्वोत्तरी दशा पे काम किया है. जो चार्ट है, मैं जातक के बारे में बता देती हूँ. जब ये इसका जन्म हुआ तो इसको जन्म जात नेत्र की प्रॉब्लम हुई. इसके आई लैशेस पूरी नहीं खुलती थी. तो उसने डॉक्टर से अभी कंसल्ट किया, पर उसका कोई इलाज नहीं है. उन्होंने कहा कि आंखें खुल भी जाएंगी तो फिर बंद नहीं होंगी. तो उसके कुछ हमारे संबंधित नियम दिए गए हैं हमारे ग्रंथों में. जो बृहद प्राशर होरा शास्त्र चैप्टर 14 श्लोक 15 में कहा गया है, if Mercury joins 2 or 3 malefic planets in any house, then that organ which is represented by the house will have wound. Chapter 15 श्लोक 12 में बोला गया है, in case of Netresh being strong, the native will have beautiful eyes, but if he is placed in the 6th, 8th and 12th house, the native will have defective eyes. तो जातक तत्व चैप्टर 3 श्लोक नंबर 2 to 6 में बोला गया है, if Venus along with the malefic occupied 2nd house or 12th house,
the person concerned will be either one-eyed or have defective eyesight. श्लोक नंबर 2 to 4 में बोला गया है, if a malefic occupies the first or the 12th house of person concerned have closed eyes. श्लोक 230, if the lord of the lagna is in a sign owned by Mercury or Mars and is expected by those planets, the person concerned will suffer from eye disease. अब यहाँ पे जो लग्नेश है हमारे मंगल, वो बुध की राशि में, मंगल की राशि में बुध के साथ युति में है D1 चार्ट में। तो हमें दशा देखेंगे, दशा इसकी चल रही थी जब बाय बर्थ हुई राहु, जुपिटर और वीनस की। तो दशा संबंधी नियम जो है, जो जन्मजात दोष के संबंध में हम देखते हैं, जन्म के समय नैसर्गिक पाप ग्रहों की महादशा व अंतरदशा, लगन या लग्नेश की जन्मजात दुर्बलता, पाप युक्त ग्रहों की दशा जन्म के समय, लगन या लग्नेश से युक्त ग्रहों की दशा तथा उन ग्रहों की दशा जो प्रतिकूल भाव जैसे 6, 8, 12 भाव से संबंधित है। और इन सब का संबंध हम D1 और D9 चार्ट में देखेंगे। तो आइस के लिए हम D1 और D9 चार्ट को देखते हैं। हाउसेस हम लेते हैं लगन एंड लग्नेश, सेकेंड हाउस एंड सेकेंड लॉर्ड, 12th हाउस एंड 12th हाउस, और कारक हम लेते हैं सूर्य और चंद्रमा, उनका पीड़ित होना, और विजन के लिए लेते हैं हम शुक्र ग्रह। तो हम पहले लगन और लग्नेश को देखते हैं। जन्म के समय लगन में शनि देव हैं और बृहस्पति जो कि 3rd और 6th लॉर्डशिप रखते हैं, वहीं शनि देव के साथ युति में है। लग्नेश जो है वो 2nd हाउस में है, वो पीड़ा में है, सूर्य से पीड़ित हैं, और 12th लॉर्ड बुध उनके साथ है। और लग्नेश पाप कल्पनी में भी है, 2nd हाउस भी पाप कल्पनी में है। 2nd हाउस में सूर्य, वीनस और बुध शनि के नक्षत्र में है, अनुराधा नक्षत्र में। और वीनस जो आई का, जो कि विजन का कारक होता है, पीड़ित है। और नेत्रेश मंगल सूर्य कारक से 2nd में गए हैं और राहु केतु के एक्सिस में है। तो D1 चार्ट में ये दिखता है। D9 चार्ट में भी सेम प्रॉब्लम दिखती है। D9 में D1 की जो नेत्रेश मंगल है वो 8th हाउस में शनि के साथ युति में है। D9 को अगर हम इंडिविजुअल रीड करें, देखें, तो मंगल फिर लग्नेश और अष्टमेश होके 8th हाउस में आ गए हैं। D1 का लग्नेश जो है शुक्र D9 में 7th हाउस में है, जहां बुध के साथ युति में है। D9 के वो 3rd और 6th लॉर्डशिप रखते हैं। तो इस तरह से फिर यहाँ पे कारक वीनस, लग्नेश और नेत्रेश हमारे पीड़ित दिखते हैं, और इनका संबंध बार 6, 8, 12 भाव से बनता है। और दशा को अगर हम देखते हैं तो उसको जन्म में दशा मिली थी राहु, जुपिटर, वीनस की। राहु एक नैसर्गिक पाप ग्रह है जो मंगल से दृष्ट है, राहु केतु के एक्सिस में है। जुपिटर जो 3rd और 6th हाउस की लॉर्डशिप रखते हैं, लगन में बैठे हैं, लग्नेश से नैसर्गिक मित्रता नहीं रखते हैं जो कि शुक्र है, तो वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वीनस जो लग्नेश व अष्टमेश है, पाप कल्पनी में है और सूर्य से पीड़ित है। पर आइस के लिए हम मोस्टली कहते हैं 2nd और 12th हाउस में सूर्य और मून का पीड़ित होना जरूरी होता है, वहां होना उनका पीड़ित होना है। परंतु यहाँ पे मून पे इतनी पीड़ा नहीं दिखती है और 12th हाउस में, तो इसलिए जातक के पास आई विजन थी जन्म के समय में, पूरी तरह से दृष्टि का लॉस नहीं हुआ था, आईज ओपन नहीं होती थी, बट विजन थी। तो अब यही एक चार्ट है जिसपे हम, ये जातक 40 इयर्स की हो चुकी है, इसकी मैरिज नहीं हुई है, तो ये एक डिले मैरिज का भी चार्ट दिखता है। तो डिले मैरिज के नियम जो है उसके लिए हम हाउसेस देखते हैं 1, 2, 4, 7, 12, 5वां हम संतान के लिए देखते हैं और 8वां हम मंगल के लिए देखते हैं। पर मेन हाउस हम 1, 2, 7 को देखते हैं, उनको पीड़ित नहीं होना चाहिए मैरिज के लिए। चंद्रमा से सप्तम देखते हैं, कारक शुक्र से सप्तम देखते हैं और लगन से हम सप्तम देखते हैं फॉर मैरिज। और युति में शनि और बृहस्पति की युति बहुत मैटर करती है डिले मैरिज के लिए, क्योंकि दोनों ही स्लो प्लैनेट मूविंग प्लैनेट्स हैं। तो D1 चार्ट में हम देखते हैं बृहस्पति और शनि जो दोनों स्लो मूविंग प्लैनेट हैं वो लगन में ही बैठे हुए हैं, और वहां से शनि और बृहस्पति दोनों ही 7th हाउस को देख रहे हैं। लगन को अगर हमने
लगन में शनि देव का होना और 7th हाउस में दृष्टि। लग्नेश को लें जो शुक्र है और सूर्य से युति में पीड़ित में, जहां बुध 12th लॉर्ड बैठे हुए हैं। 2nd हाउस में भी पीड़ा है सूर्य और बुध 12th लॉर्ड के होने से। चंद्रमा से सप्तम में कोई पीड़ा नहीं दिखती, परंतु 11th लॉर्ड सूर्य देव शनि के नक्षत्र में है। शुक्र के सप्तम देखें तो स्वयं शुक्र है और शुक्र पाप कर्तनी में है और सूर्य से पीड़ित है। कारक शुक्र सूर्य से पीड़ित है, पाप कर्तनी में है। तो इस तरह से सारे कारक भाव और शुक्र का पीड़ित होना डिले मैरिज को दिखाता है। इस तरह से पीड़ा 1, 2, 7 हाउस में दिखती है। सेम पीड़ा हमें D9 में भी दिखती है। सप्तमेश मंगल D9 में अष्टम में है और शनि के साथ युति में है। लग्नेश व कारक शुक्र 7th हाउस में है बुध के साथ युति में, जो 3rd व 6th लॉर्ड है, परंतु बृहस्पति द्वारा दृष्टि। सूर्य देव की दृष्टि 12th हाउस में है। 2nd हाउस में फिर मंगल व शनि द्वारा दृष्टि है। तो पीड़ा 1, 2, 7 भाव में दिखती है। बट यहाँ पे D1 में 7th हाउस में बृहस्पति की दृष्टि, D9 में 7 लॉर्ड में बृहस्पति की दृष्टि एक होप देती है, शायद मैरिज इन फ्यूचर हो सकती है। तो फॉर टाइम भी हम कह सकते हैं कि ये डिले मैरिज चार्ट है। इसी का एक 3rd केस है लॉस्ट ऑफ जॉब। बहुत ज्यादा पीड़ा में है जातक, क्योंकि आइस से प्रॉब्लम है ही उसे, शादी नहीं हुई, 40 इयर्स की है और वो PR लेके कनाडा शिफ्ट हो गई थी। वहां पे वो जॉब करती थी। जब वो PR लेके कनाडा शिफ्ट हुई तो शनि की ही महादशा चल रही थी, जो कि इसकी कुंडली में योग कारक है। परंतु जब इसकी जॉब चली गई 20/5/2023 को, जब शनि पे सूर्य और शनि की अंतर्दशा आई, शनि पे जब सूर्य की अंतर्दशा आई तो वही महादशा में उसकी वो जॉब चली गई और वो पूरी तरह से डिप्रेशन में थी उस पर, क्योंकि जॉब नहीं है, शादी नहीं है, घर से दूर है, अकेली है, तो पूरी तरह से पीड़ा में है। तो अब हम देखते हैं फल दीपिका चैप्टर 20 श्लोक 28 में कहा गया है, महादशा शेष। महादशा नाथ में शत्रु ग्रह की अंतर्दशा, शत्रु क्षेत्र ग्रह की अंतर्दशा, लग्नेश के शुभ ग्रहों की अंतर्दशा। इन अंतर्दशाओं में शत्रु भय, स्थान हानि, तबादला, स्थान त्याग, प्रिय व्यक्ति से भी शत्रुता हो जाती है जब ये दशाएं आती हैं। चैप्टर 21 श्लोक 52 फल दीपिका के अनुसार, शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आती है तो मृत्यु या लगातार शत्रु भय, गुरुजनों को रोग, धन धान की हानि होती है। और 3, 6, 11 भाव की दशा कष्टदायी बताई गई है। तो यहाँ महादशा ना शनि देव है जो कि 4th और 5th लॉर्ड है, परंतु जो सूर्य है वो 11th लॉर्डशिप रखते हैं। तो नियम के अनुसार अगर हम देखें तो हम पहले देखते हैं जो जॉब के लिए हमेशा जो दशा चल रही होती है उसके भाव व भावेश, उससे संबंधित ग्रह जो उस भाव में बैठे हैं और दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस तरह से पूरा एक कंक्लूसिव हमारा कॉम्बिनेशन बनता है 5th हाउस का, 10th हाउस का और 11th हाउस और उनके लॉर्डशिप का। व्यवसाय के लिए हम लगन लग्नेश, 10th हाउस एंड 10th लॉर्ड और 11th हाउस और 11th लॉर्ड को देखते हैं। अब 10th हाउस को देखते हैं। 10th हाउस में शनि और मंगल दोनों की दृष्टि है, जिनका स्वामी चंद्रमा है, वहां कर्क राशि है, वह अपने से अष्टम में मतलब 5th हाउस में चले गए हैं। फल दीपिका के चैप्टर 15 श्लोक 9 में ऐसा कहा गया है, 10th लॉर्ड अपने से अष्टम में है और 5th हाउस में तो दशम भाव की हानि करता है। ये हमारे महादेव के राव साहब भी कहते हैं। 11th लॉर्ड सूर्य जो 2nd हाउस में 12th लॉर्ड बुध के साथ है, D10 में सूर्य फिर 6th हाउस में आ गए हैं। 6-12 का संबंध यहाँ पे भी जॉब को लेकर दिखता है। इंडिविजुअल 10th हाउस को अगर हम देखते हैं तो शनि 8th हाउस में आ गए हैं, जो कि महादशा नाथ है। दशा है शनि में सूर्य की, तो शनि जो महादशा है लग्नेश के मित्र है। जब शनि की महादशा प्रारंभ हुई तो जातक को PR मिला और वो कनाडा शिफ्ट हो गए। परंतु जब उसी शनि देव की महादशा में सूर्य देव की अंतर्दशा आई, व्यवसाय संबंधी परेशानी हुई, जो हम देख चुके हैं।
क्योंकि वो सूर्य शनि के नैसर्गिक शत्रु हैं और लगन को भी वो सपोर्ट सूर्य नहीं करते हैं, ना महादशा ना। और गोचर में इस जॉब लॉस का जो मेन पार्ट है गोचर का है, क्योंकि जब इसकी जॉब लॉस हुई तो गोचर में शनि 5th हाउस में थे, जहां पे सर्वाष्टक वर्ग में उसके 22 पॉइंट थे जो लगन से कम थे। ये बहुत मेन बिंदु है। हमेशा हमारे महादेव ने कहा है, गुरुदेव ने, राव साहब ने, कि जब भी आप गोचर देखें उसके साथ सर्वाष्टक वर्ग के बिंदु अवश्य देखें, क्योंकि 5th हाउस में हम देख रहे हैं एक सीधा दिखता है बहुत अच्छा है, पर नहीं, वहां पे उसका योग कारक है शनि देव, अच्छा फल हम सोच सकते हैं, मगर सर्वाष्टक वर्ग में वहां पे 22 पॉइंट होने की वजह से उसको बहुत पीड़ा में, और हाई 7.5 की पीक उसकी चल रही है, हाई पीक ऑफ 7.5, तो बहुत पेन में। जो 7.5 जैसे हम जानते हैं हमारे मन के साथ खेलता है, हमारे इमोशन के साथ ज्यादा खेलता है, तो धन धान की हानि है। मगर कनाडा सरकार देती है जिनके पास जॉब नहीं होती, बट उससे ज्यादा पीड़ा इसके मस्तिष्क में, इमोशंस में, फीलिंग्स में है, जो कि टोटल शी इज ऑन डिप्रेशन राइट नाउ। फॉर राइट नाउ यही मेरी प्रेजेंटेशन थी। थैंक यू, यही विराम लेती हूँ। थैंक यू सो मच। चंदा बहुत सुंदर विवेचना। और हमेशा हमारे सभी गुरुवर ये कहते आए हैं कि जो हमारे शास्त्र लिखे गए हैं ज्योतिष के आधार पर, उनको अगर हम देश काल पात्र पर डाल दें और देश काल पात्र के अनुसार उसमें देखें तो जरूर हमें कुछ ना कुछ चीज पता चलती है। बहुत सुंदर मैडम ने बताया। मैं इतना तो कह सकता हूँ, इनका बुद्ध और गुरु तो जरूर अच्छे ही होंगे जो इतनी बात इन्होंने बोल दी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको खूब सारी शुभकामनाएं। मैं निवेदन करूंगा अनु मैडम से, प्लीज आए। और जैमिनी दशा के ऊपर कुछ इनका डिजीज लेकर इन्होंने कुछ काम किया है। और हमारे बीच मनोज सर भी आ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। आप आगे बैठे तो सर हमें अच्छा लगेगा। अनु जी। थैंक यू। सबसे पहले मेरे को मेरा राव सर को नमन और मेरी सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, मेरे सहपाठियों को मेरा प्रणाम। मेरा ये प्रेजेंटेशन जोशी सर के अंदर हुई है, जिसका मेरा टॉपिक है ऑनसेट ऑफ डिजीज यूजिंग मेनली जेमिनी दशा। पर सिर्फ विमशोत्री भी हमने करा बिकॉज कंपोजिट टेक्निक हमने इसमें लगाई है। तो मेरा इसका विषय था कि अगर किसी नेटिव के चार्ट में कैंसर का प्रॉमिस हो, सॉरी पेज 21, सॉरी, अगर कैंसर का प्रॉमिस हो, कैंसर का प्रॉमिस जब लग्ना लॉर्ड जुपिटर अफेक्ट हो जाते हैं, उनकी एसोसिएशन 11th हाउस 11th लॉर्ड से हो जाती है, लग्ना लॉर्ड की 8th हाउस 8th लॉर्ड से हो जाती है, या महादशा एट बर्थ 8th हाउस की होती है, तो कैंसर के चांसेस हो जाते हैं। एंड स्पेशली मरकरी, मार्स, राहु, अगर ये जो प्लेनेट है वो इन्वॉल्व होती है, एंड प्रॉब्लम और इंक्रीज हो जाती है जब मरकरी राहु के नक्षत्र में है। सो और इस किसी भी नेटिव की अगर इसका अंदर प्रॉमिस है कैंसर का, तो उस पर्सन को या डॉक्टर को बताना ये बहुत मुश्किल है कि वो कब शुरू होगा। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर के लिए प्रॉमिस देख के वो अरिष्ट दशा बता सकते हैं और उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, बिकॉज जब तक वो डिटेक्ट होती है रिकवरी नियरली इम्पॉसिबल हो जाती है, इफ नॉट इम्पॉसिबल। तो मैंने कुछ स्मॉल सैंपल साइज कैंसर पेशेंट्स का करा है, और मैं आज एक चार्ट ले रही हूँ इसमें, जो कि पेज 21 में है। ये एक फीमेल चार्ट है जिनको दिसंबर 2012 के अंदर ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। ब्रेस्ट कैंसर के लिए 410 हाउसेस, मून मार्स की एप्लिकेशन, बिकॉज वो ब्रेस्ट और ग्लैंड को वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, राहु केतु इन 410 एक्सिस, और जेमिनी के अंदर मातृकारक, व्याति कारक, वो उनकी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। जेमिनी सूत्रों के अनुसार अगर तारकांश लग्न और 3rd हाउस में, उसके 3rd हाउस में मार्स प्लेस हो, तो चांसेस ऑफ पिंपल्स, बॉयल्स, अल्सर वगैरह भी आ जाती है। तो इस फीमेल को जब डिटेक्ट हुआ कैंसर, तब उनकी दशा थी मरकरी सन मरकरी। मरकरी इज अ लग्ना लॉर्ड एंड 4th लॉर्ड प्लेस इन
5th हाउस इन पापकत्री, और जो सन है वो 3rd लॉर्ड इन 4th हाउस है, एंड 12th फ्रॉम महादशा लॉर्ड, और 6 से 12 की दशा काफी प्रॉब्लम करती है महादशा। और लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट ये है कि वो कब अरिस्ट स्टार्ट हो सकता है, तो इसकी मोस्ट लाइकली जो अरिस्ट हुआ मरकरी वीनस मार्स में। वीनस इज 5th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड प्लेस इन 6th हाउस, मार्स इज 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड आल्सो प्लेस इन 6th हाउस। इन राहु केतु एक्सिस वीनस और मरकरी का क्लोज कंजंक्शन है, सिर्फ 1 डिग्री 6 मिनट्स का इसके अंदर डिफरेंस है। और मार्स जो कि 6th लॉर्ड है और रेट्रोग्रेड सैटर्न जो कि 8th लॉर्ड है, इनका म्यूचुअल एस्पेक्ट भी है। मार्स इज आल्सो एस्पेक्टिंग लग्न जिसके अंदर जुपिटर और मून प्लेस है। तो इनकी जो बाकी सब्सिक्वेंट दशा थी, ये दशा मरकरी वीनस मार्स की अप्रैल 2010 से स्टार्ट हुई थी। उसकी जो सब्सिक्वेंट अंतर दशा भी थी वो भी फेवरेबल नहीं थी, क्योंकि मरकरी वीनस मार्स के बाद मरकरी वीनस राहु आया जो कि 12th हाउस में प्लेस है एंड एक्सपेक्टेड बाय 12th लॉर्ड वीनस। फिर जुपिटर की दशा, सैटर्न की प्रत्यंतर दशा जो कि 8th लॉर्ड है, नेक्स्ट इज मरकरी प्रत्यंतर दशा जो कि लग्ना लॉर्ड है, एंड उसके बाद केतु की प्रत्यंतर दशा जो कि 6th हाउस में प्लेस है और 8th लॉर्ड से एक्सपेक्टेड भी है। ये तो विंशोती दशा में था। अब अगर हम चर दशा लें तो चर दशा में चर दशा के अंदर कोई भी दशा फेटल हो सकती है जब उसकी दोनों साइड में बेनिफिट हो या 8th और 12th में उसमें बेनिफिक इन्फ्लुएंस हो। अगर आत्मकारक का रिलेशन जीके ज्ञाति कारक और दरा कारक से हो और उसके साथ में नेचुरल बेनिफिट भी उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड लग्न से कारकाश लग्न से आत्मकारक से 6, 8, 12th हाउस की दशा प्रॉब्लम करती है, स्पेशली जब उसके ऊपर एस्पेक्ट आत्मकारक का हाथ है। तो इनकी भी जब लाइकली दशा शुरू हुई वो थी कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस। कैप्रिकॉर्न इज 8th हाउस दशा फ्रॉम लग्न एंड एक्सपेक्टेड बाय वीनस जो कि पुत्र कारक है, मार्स जो कि मातृ कारक है, और राहु केतु एक्सिस, किससे इनका इसका एस्पेक्ट है। कारकाश लग्न से ये 5th हाउस की दशा है, और पद लग्न जो कि एक्वेरियस में है उससे ये 12th हाउस की दशा होती है। और जिसकी जो अंतर दशा है वो एक्वेरियस की है जिसके अंदर 8th लॉर्ड रेट्रोग्रेड सैटर्न प्लेस्ड है, और इसके ऊपर ज्ञाति कारक मरकरी जो कि लग्ना लॉर्ड की है उसका एस्पेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट दशा जो इनकी थी नेक्स्ट दशा उनकी कैप्रिकॉर्न की जो कि 8th हाउस की दशा है। इसके ऊपर अगेन इनका मैलेफिक इंफ्लुएंस काफी ज्यादा है। फिर उसके बाद सेजिटेरियस स्कॉर्पियो की आई। सेजिटेरियस वैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हेल्थ इश्यूज भी इसमें आने के काफी लाइकली चांसेस हो जाते हैं। एंड इट इज एक्सपेक्टेड बाय इट इज 4th हाउस फ्रॉम कारकाश लग्न जो कि वर्गों में है। उसके अंदर सन आत्मकारक बैठा हुआ है जो कि इसे एक्सपेक्ट कर रहा है, और जुपिटर जो कि दरा कारक और मून भांति कारक भी इसको सेजिटेरियस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर और जो अंतर दशा थी वो स्कॉर्पियो की थी। स्कॉर्पियो के अंदर मातृकारक, पुत्र कारक और राहु केतु एक्सिस का इन्फ्लुएंस है, और इसके ऊपर ये सारे बेनिफिक इन्फ्लुएंस आ रहे हैं क्योंकि पराशि का भी मार्च और सैटर्न रेट्रोग्रेड सैटर्न का म्यूचुअल एस्पेक्ट भी है। फिर नेक्स्ट दशा जो थी वो थी स्कॉर्पियो लिब्रा के अंदर ज्ञाति कारक मरकरी है और इसको राहु एक्सपेक्ट कर रहा है जर्मनी दशा। फाइनली इसकी जो डिटेक्शन हुई वो सेजिटेरियस वर्गो में हुई। वर्गो इज कारकाश लग्न जिसमें आत्मकारक है, और इसको दरा कारक जुपिटर और मून
घाती कारक इसको देख रहे हैं। इनके अंदर जेमिनी सूत्र के अनुसार अगर द्वार राशि और भैया राशि पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस हो तो चांसेस हेल्थ इश्यूज के भी आ सकते हैं और प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो अगर क्वेरीज को देखें, कैप्रिकॉर्न इक्वेरियस जो की फर्स्ट दशा थी उसमें द्वार राशि इक्वेरियस की थी और बाह्य राशि लिब्रा की थी, जिन दोनों के अंदर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है। सैटर्न इक्वेरियस में बैठा हुआ है और लिब्रा के अंदर मरकरी जाति कारक है और उसको राहु प्लेस कर रही है, एस्पेक्ट कर रही है। फिर अगर हम स्थिर दशा देखें तो स्थिर दशा के अंदर ब्रह्मा, महेश्वर और रुद्र का काफी रोल आ जाता है हेल्थ इश्यूज में किसी भी दशा पे, और महेश्वर और जीके जो है वो हेल्थ इशू भी क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर स्थिर दशा जो स्टार्ट हुई वो भी अप्रैल 2010 में हुई एरीज वर्गो। एरीज इज द 8th हाउस राशि फ्रॉम कार्ताज लग्न एंड आत्मकारक, और इसको एस्पेक्ट जो है महेश्वर जो मार्स है वो ब्रह्मा और महेश्वर एस्पेक्ट कर रहे हैं, और ऑल्सो 8th लॉर्ड सैटर्न वो भी इसको एस्पेक्ट कर रहा है। तो इसके ऊपर मैलेफिक इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। इसकी भी अगर हम द्वार और भैया राशि देखें तो द्वार राशि एरीज है और भैया राशि इक्वेरियस है, तो दोनों के ऊपर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इनकी जो दशा आई वो एरीज लिब्रा थी। लिब्रा के अंदर अगेन जीके का इन्फ्लुएंस है और राहु इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इनकी जो दशा थी वो एरीज स्कॉर्पियो की आई। स्कॉर्पियो इज 8th हाउस फ्रॉम एरीज, और उसके ऊपर मैलेफिक इन्फ्लुएंस 8th हाउस का 6th हाउस का आ रहा है। एंड मार्स जो है वो यहाँ पे ब्रह्मा और महेश्वर भी है, तो इन दोनों का भी इन्फ्लुएंस इसमें हेल्थ इश्यू क्रिएट करने में किया। फिर नेक्स्ट दशा थी एरीज सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस इज अगेन एस्पेक्टेड बाय मून जो कि रुद्रा है, तो ये भी दशा जो है इनको फेवरेबल नहीं हुई। एंड फाइनली इनकी जो डिटेक्शन हुई वो एरीज कैप्रिकॉर्न में हुई। एरीज जो है 8th हाउस फ्रॉम कार्ताज लगना है और कैप्रिकॉर्न जो है 8th हाउस फ्रॉम लगना है। तो इसके अंदर भी द्वार और भैया राशि का काफी इन्फ्लुएंस आया। मैंने इसका ट्रांजिट, बिकॉज ये तीनों दशा अप्रैल 2010 एंड ऑफ 2010 से स्टार्ट हुई थी, तो मैंने एक रैंडम ट्रांजिट लगाया 1 जून 2010 का। वो भी इनका फेवरेबल नहीं था, बिकॉज लगना जो था वो राहु केतु एक्सेस में था और 12th लॉर्ड वीनस लगना को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्स 5th हाउस से 3rd हाउस से 6th हाउस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। सैटर्न 4th हाउस से 6th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एस्पेक्ट से। एंड मार्स 2 दिन पहले ही रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हुए थे और रेट्रोग्रेड पोजीशन में 3rd हाउस से नेटल सैटर्न को भी एस्पेक्ट कर रहे थे। फिर जुपिटर जो है वो 10th हाउस से अगेन 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे थे, और जो मरकरी है वो 11th हाउस से नेटल मरकरी को वो एस्पेक्ट कर रहे थे। तो तीनों दशा के अनुसार जो इनकी अरिष्ट है वो पहले ही शुरू हो चुकी थी ऑलमोस्ट सेम टाइम में, और 6th हाउस 8th हाउस 12th हाउस फ्रॉम लगना आत्मकारक कारकाश लगना, इन तीनों से इनकी दशा जो थी वो पीड़ित थी, जिन्होंने इसको कैंसर का मैं सॉरी एक ही चार्ट कर रही हूँ बिकॉज टाइम का वो था, तो मैंने दूसरा चार्ट में 22 पेज में वो मैंने। थैंक यू सो मच। अभी आज का सर आप ज्यादा चार्ट भी कर सकते हैं, तो मैडम 26 का टाइम हमारे पास रहेगा। आप हाँ 26 को आप जरूर कर सकते हैं। बहुत सुंदर गणना अनु मैडम ने की है। और एक चीज मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग ज्योतिषी हैं तो अपना हमें सब लोगों को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। वो कैसे है उसका उदाहरण मैं आपको देके बताता हूँ। एक सब लोग मेट्रो से ट्रेवल करते हैं तो कहीं ना कहीं सीट को लेके झगड़ा भी बहुत बार लोगों में होते हुए देखा गया है कि कोई सीट पे बैठ जाता है वो नहीं बैठ पाता है। ये घटना है शायद 3, 4, 5 महीने पहले की होगी।
तो मैं भारतीय विद्या भवन आने के लिए मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था, तो एक साथ एक सीट खाली हुई, तो दो लोग एक साथ उस पे उसके कैंडिडेट हो गए, तो एक बैठ गया और दूसरा नहीं बैठ पाया। तो दूसरे ने कहा कि गो टू हेल्प, कि वो बैठ गया, वो बैठने वाला था, तो गो टू हेल्प। तो उसने कहा कि मैं क्यों जाऊं नरक में, तुम जाओ। तो कह रहा मैं कैसे, कह रहा अपनी कुंडली दिखा लीजिए। तो थोड़ा मैं भी उसके नजदीक हो गया, शायद मेरे को पूछ ले कुछ। तो ज्योतिषी को हमेशा वाकपटुक होना चाहिए, ऐसी चीजें कई बार देखने को मिल जाती हैं। मैं निवेदन करूंगा अनिल जी से, प्लीज आए। सभी गुरुजनों को प्रणाम और सभी साथियों को प्रणाम। पेज नंबर 20 पर है एक जातक है, शॉर्ट लाइफ छोटी उनकी रही, इसकी 41 ईयर्स में उनकी डेथ हो गई ब्रेन हेमरेज से। तो उसके क्या कारण रहे वो थोड़ा सा मैं इसकी कोशिश करी निकालने की, विवेचना करी है। देखिए इसमें जो ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं उसके प्रोमिसेस क्या क्या है, पहले मैं उसको थोड़ा आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मरकरी जो है, बुध है, वो एफ्लिक्टेड और कम्बस्ट होता है, तो तब ये चांसेस इसके होते हैं। मरकरी यहाँ पर इस चार्ट के अंदर मरकरी रेट्रोग्रेड है और 8th लॉर्ड है, 11वें घर में पोस्टेड है विद सन एंड विद वीनस के साथ है, शुक्र के साथ, जो कि गुलिक लॉर्ड है, 12th लॉर्ड। दूसरा एफ्लिक्शन चौथे घर 4th हाउस के साथ और 4 लॉर्ड हो तब भी ये प्रॉब्लम आती है। इसमें 4th हाउस एफ्लिक्टेड है बाय मार्स, 6th लॉर्ड जो है, और 4th लॉर्ड सैटर्न इन 12th हाउस और कम्बस्ट हुआ है, अस्त है। और तीसरा जो इसमें है एफ्लिक्शन टू सिग्निफिकेटर मून, चंद्रमा, तो इसका जो सिग्निफिकेटर मून पोस्टेड इन 8th हाउस, 8वें घर में पोस्टेड है इन राहु केतु एक्सिस, एंड ऑल्सो एक्सपेक्टेड बाय 6th लॉर्ड मार्स, मार्स भी इसको देख रहे हैं, और मून जो है वो राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो अभी मरकरी चौथा 4th हाउस का और मून का हमने देखा। अब मार्स का भी देख लेते हैं। मार्स बीइंग द लॉर्ड ऑफ 6th, 8th और 12th हाउस गिव्स मेंटल इलनेस। ये हमारे उसमें लिखा हुआ है कि अगर मंगल जो है 6ठे घर, 8वें घर और 12वें घर का मालिक हो तो वो मेंटल इलनेस देता है। और इधर जो है मार्स जो है लॉर्ड ऑफ 6th हाउस है हमारा इसमें, और ऑल्सो लॉर्ड ऑफ 64th नवांश, 64 नवांश का भी लॉर्ड है मार्स। अब इसमें और एक बात कही है, मून, मरकरी एंड जुपिटर, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति अगर और सारे एफेक्टेड हों, सारे अगर हों, देन कंडीशन लीडिंग टू मेंटल इलनेस इज हाईली पॉसिबल। तो मेंटल इलनेस बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब यहाँ पर मून मरकरी पहले बता दिया, अब मैं जुपिटर के बारे में बताऊंगा। जुपिटर 12वें घर में है गुलिक के साथ, एंड सैटर्न ऑल्सो जुपिटर इन द नक्षत्र ऑफ राहु, ये भी राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और जो जुपिटर जो है, जुपिटर जो डिपॉजिटर है वीनस, वो गुलिक लॉर्ड है, यानी उसका जो लॉर्ड है गुलिक लॉर्ड है, और डेबिटेड है इन 12th हाउस फ्रॉम इट एंड ऑल्सो कंबस्ट है। सिमिलरली ये जितने भी हमने चीज देखी अपने जुपिटर, मरकरी और मून, ये षड वर्ग में भी फिक्स है, सारे षड वर्ग फिक्स है। और मैं अब D9 में बताता हूँ। इसके अंदर D9 में क्या है, जुपिटर जो है 6th हाउस में पोस्टेड है with Mercury retrograde and aspected by Mars. Mercury retrograde posted in 6th house, aspected by Mars, and it is debilitated. और तीसरा मून 4th हाउस में है, aspected by दिग्बली सन। तो D9 में भी तीनों एफ्लिक्टेड है। अब इसी तरह से D12 में भी देखा मैंने इसको, जुपिटर जो बृहस्पति जो है वो राहु केतु एक्सिस में दूसरे घर में बैठे हुए हैं, बुध रेट्रोग्रेड है 10वें घर में, और मंगल इनको देख रहे हैं चौथे घर से, और ऑल्सो एक्सपेक्टेड बाय शनि फ्रॉम द 8th हाउस। मून जो है 8वें घर बैठे हैं शनि के साथ, तो हमारे D12 में भी ये तीनों एक्सपेक्टेड है। सिमिलरली D3 में जुपिटर 12वें घर में है इनमिकल हाउस में, मरकरी रेट्रोग्रेड है 7th हाउस में, एक्सपेक्टेड बाय मार्स, मंगल इनको देख रहे हैं यहाँ पर। तीसरा चंद्रमा जो है राहु केतु एक्सिस में विद सैटर्न इन 8th हाउस। सिमिलरली D30 में भी मैंने इनको देखा, D30 में भी तीनों एक्सपेक्टेड पाए गए हैं। जुपिटर 4th हाउस में है, एस्पेक्टेड बाय सैटर्न फ्रॉम 2nd हाउस, और मरकरी रेट्रोग्रेड है 7th हाउस में, एस्पेक्टेड बाय 3rd एंड 8th हाउस वीनस। मून इन 10th हाउस विद राहु केतु एक्सिस। फिर D30 में भी सेम पोजीशन है इनकी। तो षड वर्ग में तीनों ही एफ्लिक्टेड हैं।
अच्छा, अब कुछ एक मिसलेनियस फैक्टर्स भी मैंने इसमें देखे इसके अंदर। ये नेटिव जो बॉन्ड हुआ है, ये परिगा योग में पैदा हुआ है। और परिगा योग, परिगा मीन्स लाठी ऑफ गॉड, भगवान की लाठी कहा जाता है परिगा को। तो इसमें जो जातक पैदा होता है, उसकी लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटीज होती हैं, अशुभताएं बहुत होती हैं। शुभताएं कम आएंगी और उसको अशुभताएं ज्यादा मिलेंगी, जो परिगा योग में जातक पैदा होते हैं। और सडनली कोई प्रॉब्लम इनको सामने खड़ी हो जाएगी, वो इनके साथ हुआ जाता है। अच्छा, एक और इसमें मैंने देखा है, डे लॉर्ड शनि, जिस दिन जिस वार को जातक पैदा होता है, उस वार का जो लॉर्ड होता है, उसकी दशा जो है, उस दशा में उसको कुछ ना कुछ मिलेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, उसके रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर इनका दशा लॉर्ड जो है, जिस वार पे पैदा हुए, वो शनिवार था। तो शनिवार के ही दिन में, शनिवार की दशा में इनकी डेथ हुई। तो ये तीसरी दशा थी जिसमें इनका डेथ हुआ। अच्छा, अब मैं इनकी दशा की बात करता हूँ इसमें। दशा एट बर्थ थी इनकी राहु, जो बैलेंस दशा थी, 11 साल 9 दिन की। और डेट, इनकी डेथ जो हुई है 31 जुलाई 2023 को, ब्रेन हेमरेज से। और जो दशा थी डेथ के समय में, सैटर्न राहु, राहु सैटर्न। अब हम बात करेंगे एमडी लॉर्ड सैटर्न की बात करेंगे यहाँ पर। सैटर्न क्या है यहाँ पर? सैटर्न जो है थर्ड एंड फोर्थ लॉर्ड, पोस्टेड इन 12th हाउस, 12वें घर में पोस्टेड है और कंबस्ट है। सैटर्न इन 12th हाउस विद गुलिक, गुलिक भी है और 22 देश कोण भी वहीं पर ही है हमारा। तीसरा, डिपॉजिट ऑफ सैटर्न, सैटर्न का जो लॉर्ड है विनस, वो कंबस्ट है और डेबिटेड है और 8वें घर में पोस्टेड है मरकरी के साथ। ऑल्सो डिपॉजिट ऑफ सैटर्न, शनि का जो डिपॉजिटर है विनस, वो इज गुलिक एज वेल एज 22 देशकोण लॉर्ड, एंड विनस इज पोस्टेड इन 12th हाउस फ्रॉम इट। और विनस जो है वो 12वें घर में पोस्टेड है। अच्छा, अब एज पर क्लासिक्स, डेथ इंसलेटिंग दशा, डेथ कौन सी दशाओं में हमारे पास होती है, वो इसमें मैंने देखा इसके अंदर। दशा ऑफ प्लैनेट्स पोस्टेड इन 12th हाउस, इधर जो है शनि जो है 12वें घर में पैदा पोस्टेड है, जिसके शनि की दशा में डेथ हुई। दूसरा, दशा ऑफ चंद्र ग्रह, प्लैनेट्स पोस्टेड इन 8th हाउस, चंद्र ग्रह जो होते हैं वो 8th हाउस में होते हैं। यहाँ पर राहु जो है 8वें घर में पोस्टेड है। एंड ऑफ नेटिव कम्स इन थर्ड दशा ऑफ अल्पायु, यानी फिफ्थ दशा। हम जो जानते हैं ना, नेटिव जो डेथ होती है, या तो तीसरी दशा में होगी, अल्पायु होती है उसमें, 5वीं दशा में मध्य आयु होती है, और 7वीं दशा में पूर्ण आयु होती है उसकी। ठीक है। और यहाँ पर जो है उसकी जो एंड वो है, जो डेथ हुई है, वो तीसरी दशा में हुई है, जिन राहु में पैदा हुए थे और शनि में इसकी डेथ हो गई। तो ये विपद दशा में विपद दशा में इनकी डेथ हुई है। अच्छा, एक और हमारे इसमें है, एज पर संकेत निधि, श्लोक नंबर 36 चैप्टर 3, इसमें कहा गया है, इन 8th हाउस फ्रॉम, शनि से 8वें घर में अगर स्ट्रॉन्ग मैलेफिक्स हों और उस घर का मालिक इल प्लेस्ड हो, तो इससे भी अर्ली डेथ हो जाती है। ये संकेत निधि का वो है श्लोक 36, पेज चैप्टर 33। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ 8वें घर का 8th हाउस फ्रॉम शनि, शनि से 8वां घर जो है वो D1 का 7वां घर बनता है, और जिसपे मंगल की दृष्टि है। एंड और उस घर का जो मालिक है शुक्र जो है, वो 11वें घर में है विद 8th लॉर्ड, 8वें लॉर्ड के साथ है। ऑल्सो यहाँ पर शुक्र जो है वो कंबस्ट है, नीच है, गोलिक लॉर्ड है और 22 देशकोण लॉर्ड है। तो यानी कि संकेत निधि के श्लोक से भी इसमें इसकी दशा बदला के दिखा रही है हमारे। अब हम बात करेंगे ट्रांजिट, 31 जुलाई 2023 को ट्रांजिट क्या था हमारे पास। ट्रांजिट लग सकता है इसमें? लग जाए। हाँ जी, 31 जुलाई 2023 का वृश्चिक लगन से दिखा दीजिए। 31 जुलाई 2023, 31 जुलाई को।
देखिए कहाँ लगे 31/2023 का। इसमें एज पर होरा रत्नम, जो रत्नम क्लासिक की बात कर रहा हूँ, चैप्टर 8 श्लोक नंबर 27, उसमें कहा गया है कि व्हेन मेलिफिक्स ट्रांजिट ओवर 64th नमांश और 22nd देशकोण, नेटिव की डेथ हो जाती है इसके अंदर। और यहाँ पर जो है राहु ट्रांजिट कर रहा है ओवर 64th नमांश। 64th नमांश हमारा यहाँ छठे घर में है, और इस लॉर्ड इन बर्थ चार्ट पोस्टेड इन 6th हाउस। ये तो थोड़ा के हिसाब से हो गया। दूसरा है व्हेन सैटर्न ट्रांजिट इन ट्राइन्स, जब सैटर्न शनि जो है ट्रांजिट करता है ट्राइन्स में 22 देशकोण और इट्स लॉर्ड इन बर्थ चार्ट, तो ये बुरा पीरियड होता है इंसान जातक का। और यहाँ पर हम शनि देख रहे हैं, शनि ट्रांजिट कर रहा है ट्राइन के अंदर टू 22 देशकोण। इसका 22 देशकोण जो है वो आपका 12th हाउस में है, तो उसके टाइम में शनि ट्रांजिट कर रहा है यहाँ पर हमारे चौथे घर में, वो उसके टाइम में ट्रांजिट कर रहा है। तो ये भी एज पर क्लासिक है हमारे पास। एक तीसरा और क्लासिक में है when certain transit in trines to a sign occupied by Saturn in D1, शनि जो है D1 में यहाँ शनि होता है उसके टाइम में ट्रांजिट करे और एक लॉर्ड नमांशा, तो तभी एंड ऑफ नेटिव हो जाता है, तभी नेटिव की डेथ हो जाती है। और यहाँ पर शनि जो है ट्रांजिट करें ट्राइन टू द साइन ऑक्युपाइड बाय सैटर्न इन लिब्रा। शनि जो है D1 में 12वें घर में है और उसके टाइम में जो ट्रांजिट कर रहा है चौथे घर में है। अब एक और श्लोक है जातक परिजात का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन का है, वो मैंने ग्रुप में डाल दिया सबको, वो आप देख लीजिएगा। बाकी मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ उसमें क्या लिखा क्या हुआ है। श्लोक नंबर 57 पेज नंबर 270 जातक परिजात का। उसमें जो डेथ होती है उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, वो मैं फॉर्मुला बता रहा हूँ और कैलकुलेशन मैंने ग्रुप में डाल दी, वो देख लीजिए। श्लोक क्या कहता है, लगन के लॉन्गिट्यूड को अगर हम 5 से गुना करें और उसमें मांडी ऐड कर दें, उसको हम बोलते हैं प्राण। चंद्रमा को, मून को अगर हम 8 से गुना करें, उसमें मांडी जोड़ दें, वो बॉडी बन जाती है, उसको बॉडी बोला जाता है। तीसरा है मांडी को अगर हम 7 से गुना करें और सूर्य के लॉन्गिट्यूड में ऐड कर दें, तो मृत्यु बन जाता है। तो तीनों पार्टों को अगर हम जोड़ दें, ए प्लस बी प्लस सी के तीनों कर दें, और उस पर अगर शनि ट्रांजिट कर रहा हो तो डेथ हो जाती है। वो इसके अंदर वही सेम सिचुएशन यहाँ आ रही है। तो ये श्लोक नंबर 57 पेज 270 जातक परिजात का है, और इसकी पूरी कैलकुलेशन मैंने करके डाल दी इसके अंदर, ग्रुप में डाल दी। अच्छा, अब इसके हम कोट चक्र भी मैंने जो इस तरह से सीखा था वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोट चक्र में इसमें भी सेम दिखा रहा है। कोटपाल इसमें मार्स है, कोट स्वामी बुध है, और सबसे मेन बात जो है स्तंभ में जुपिटर इस केस में मारक है। 31 जुलाई का कोड चक्र चाहिए कि D1 का चाहिए नेटल चार्ट का? नहीं 31 जुलाई का। हाँ, यार। हाँ, अब यहाँ पर जुपिटर जो है ये स्तंभ के अंदर है, जो कि मारक है D1 में, आप देखेंगे आप। और शनि जो रेट्रोगेट है वो एग्जिट पॉइंट के ऊपर है। इसमें हाँ, ये उसमें पूर्व भाव पद है तो नीचे। और वीनस रेट्रोगेट जो है मारक जो है वो भी एग्जिट पॉइंट के ऊपर है, और राहु जो है वो भी एग्जिट पॉइंट पे मध्य में। तो इस तरह 31 जुलाई में भी देख रहे हैं कि मारक जो है सारे जाता स्तंभ में है और एग्जिट पॉइंट पे रेट्रोगेट होकर बैठे हुए हैं। अब इसका जैनी दशा भी मैंने निकाली, चर दशा में कोशिश किया था इसमें। इनकी जो डेथ हुई है वो वृषभ और वृश्चिक राशि में हुई है, तारोस और स्कॉर्पियो में। और अगर तारो अच्छा D1 लगा दें तो D1 जी 31 जुलाई का? नहीं, डेट ऑफ बर्थ का। इसमें जो है देखिए आप,
डेथ जो हुई तारोस स्कॉर्पियो यानी कि वृषभ और वृश्चिक में हुई है। अगर वृषभ राशि देखें तो 8th हाउस जो है इसका इज एस्पेक्टेड बाय जीके मरकरी, इसमें जीके मरकरी है जो उसको एस्पेक्ट कर रहा है, और इसमें स्कॉर्पियो से 8th हाउस जो है एस्पेक्टेड बाय अगेन जीके मरकरी, यानी दोनों के से 8th हाउस पे मरकरी जो है जीके मरकरी है वो उसको एस्पेक्ट कर रहा है। तो इतना ही मैंने किया था। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। और आपने कहा इतना मैंने किया था, इतना हमारे लिए काफी है। इतने सूत्र जो आपने हमें दिए हैं ये बहुत अच्छा है। डेथ की प्रिडिक्शन तो अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के समय में संतान होना और संतान ना होना दोनों ही प्रॉब्लम है। हो गई तो उसको संभालना, और नहीं हो रही है तो पैदा करना, दोनों ही परेशानी का विषय है आज के संदर्भ में। और अगर किसी को संतान नहीं हो रही है तो पुराने जमाने में तो लोग अलग अलग फॉर्मूले अपनाते थे, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं माथा टेकेगा, लेकिन आज उन सबकी गणना डॉक्टर आईवीएफ में देता है। कहीं चले जाओ आईवीएफ करवाना पड़ेगा। तो हमारे साथ परवीन जी हैं, और परवीन जी को मैं निवेदन करूंगा कि इन्होंने कुछ आईवीएफ के ऊपर 5 या 6 केसेस में स्पेसिफिक रिसर्च किया है। तो पीपीटी के माध्यम से आप जरूर अपनी प्रेजेंटेशन शो करें, और समय का थोड़ा ध्यान रखें। 1 बजे से लेके 2:30 तक हम लोग लंच में रहेंगे, ताकि सब लोग आराम से लंच ले पाए और आपस में बात कर पाए। हम दोबारा से 2:30 बजे मिलेंगे। उससे पहले परवीन जी से निवेदन है कि वो आए और अपनी रिसर्च को हमारे सामने प्रेजेंट करें और हमारे टीचर्स के सामने प्रेजेंट करें। और स्पेशली आईवीएफ के ऊपर जो है चीजें आजकल कुछ प्रॉब्लम्स भी है, क्योंकि ये एक पेनफुल और महंगी प्रक्रिया है। तो हम किसी को प्रेडिक्शन दें तो ये देख के दें कि आईवीएफ इसके लिए सूटेबल है या नहीं है। प्रवीण जी प्लीज। प्रवीण जी, मनीष मिश्रा। मैं माफी चाहता हूँ, प्रवीण जी नहीं, मनीष कुमार मिश्रा जी हैं, प्लीज। इसमें एक ही फाइल है, वही प्ले करनी है ना? क्या था? एक में डालना है। इसमें ये है सारा, तो एक ही वीडियो नहीं नहीं सर, पीडीएफ में वो ये खोली सर पीडीएफ। ये मैं कॉपी कर लूँ इसके लिए? हाँ सर, तो वर्ड अगर चले तो ये वर्ड पीडीएफ चलाओ के लिए, ठीक है? थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं मनीष कुमार मिश्रा यहाँ कुछ कुंडलियाँ नो चाइल्ड की दिखाने जा रहा हूँ, जिनको अभी तक आईवीएफ से भी संतान प्राप्ति नहीं हुई है। एज पर क्लासिक्स हमारे लग्न पंचम सप्तम नवम और नैसर्गिक पुत्र कारक गुरु को हम लोग संतान 27 सॉरी ठीक ओके सर, सॉरी आई रिपीट। एज पर क्लासिक्स हम लोग लग्न पंचम भाव सप्तम भाव नवम भाव और पुत्र कारक गुरु को संतान के रूप में देखते हैं। यदि इनकी स्थिति कुंडली में सही है, पीड़ित नहीं है, तो संतान सुख हम लोग सामान्यता बोलते हैं कि प्राप्त हो जाता है। भ्रात पराशर होरा शास्त्र में निसंतान के लिए 2 मुक्ता सूत्र बोले हैं, बाकी तो कई प्रकार के श्रापों का उल्लेख मिलता है। पहला है कि अगर लग्न लग्नेश पंचम पंचमेश सप्तम सप्तमेश और नैसर्गिक पुत्र कारक पीड़ित हो, निर्बल हो, तो संतानहीनता का योग बनता है। दूसरा नियम है अगर राहु मंगल शनि और आपके सूर्य सबल होकर मतलब बली होकर पंचम भाव में बैठे और पुत्र कारक और आपका नैसर्गिक पुत्र कारक गुरु और पंचमेश अगर पीड़ित हो, निर्बल हो, तब भी संतानहीन योग बनता है। ये आईवीएफ के केस में मुख्यतः मैं यहाँ जो कुंडलियां लगा रहा हूँ ये स्त्री जातक की हैं, तो स्त्री जातक के लिए सप्तम भाव का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। अगर आपका पुत्र सुख में बाधा है तो सप्तम भाव के हमारी गर्भ या गर्भावस्था बदलाता है। तो एज पर आपके फलदीप का उसमें बोला गया है कि अगर जन्म लग्न या नवांश के सप्तम भाव में शनि या मंगल की राशि हो तो उस स्त्री को प्रजनन अंग में कोई बीमारी हो सकती है। हमारे श्रद्धेय श्री ज्योतिष गुरु के एन राव सर ने बोला है
सप्तांश के सप्तम भाव में यदि कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है तो गर्भ या गर्भावस्था के दौरान उस स्त्री को कोई कष्ट मिल सकता है या उसकी तकलीफों को बतलाया गया है। तो ओवरऑल हम लोग D1, D7, D9 के सप्तम भाव में बैठे पाप ग्रह, राशि या उससे संबंधित चीजों को देख सकते हैं। इसके लिए क्या है कि शुक्र कारक भी हो सकता है। IVF के केस में हम लोग एज पर क्लासिक्स जो नियम लगाते हैं वो बृहस्पति होरा शास्त्र में दिया गया है कि अगर पंचम भाव में बुध या शनि की राशि हो और शनि गुलिक मांदी उसी पंचम भाव में हो तो वो उस जातक को आपके कृत्रिम दत्तक आज से संतान सुख प्राप्त होता है। यही नियम जातक परिजात में भी आया है, लेकिन जातक परिजात में शनि गुलिक मांदी की दृष्टि का उल्लेख आया है। शारावली के श्लोक में आता है कि अगर पंचम भाव में शनि की राशि है, शनि अगर से युत है, मतलब शनि अगर पंचम भाव में ही है और चंद्रमा से दृष्ट है तो जातक आपका दत्तक संतान की तरफ जाता है, मतलब दत्तक संतान की प्राप्ति होती है। सेकंड रूल आया है शारावली में कि अगर बुध की राशि पंचम भाव में है और बुध से युत है तथा चंद्रमा से दृष्ट है तो जातक कृत संतान की तरफ जाता है। कृत संतान मीन्स आपका जो खरीदा हुआ संतान। थर्ड रूल आया है शारावली में कि अगर जन्म कुंडली के सप्तांश में मंगल का सप्तांश पड़ रहा हो, वहां शनि से युत हो और अन्य ग्रहों से अदृष्ट हो तो जातक आपका कृत्रिम संतान की तरफ मुख करता है या कृत्रिम संतान से पुत्र सुख प्राप्त होता है। तो ये ओवरऑल कुछ क्लासिक्स के प्रिंसिपल हैं जो मैंने बतलाए हैं। अब अगर हम लोग ट्रीटमेंट का देखें तो ट्रीटमेंट के दौरान IVF के केस में 5 स्त्री जातक के केस में 5, 7, 8 भाव एक्टिवेट होना चाहिए और कारक शुक्र का संबंध आना चाहिए। 8वां भाव क्या है कि हमारा प्रजनन अंग के माध्यम से एग और स्पर्म का कलेक्शन है और उसको कलेक्शन और ट्रांसप्लांट है, इसलिए कुछ समय जब ट्रीटमेंट चलेगी तो 8वां भाव एक्टिवेट हो सकता है। 7वां भाव क्या है, हमारा गर्भ है या गर्भावस्था है जिसके माध्यम से, और 5वां भाव हमारा आपका पूर्णतः संतान भाव को देखा गया है। कारक शुक्र लेने के 2 नियम है। पहला नियम है कि शुक्र गर्भाधान में प्रथम मास का कारक है। IVF के केस में भी आपका एग और स्पर्म का जो मिश्रण होता है वो प्रथम मास का ही है, तो शुक्र यहाँ पर पीड़ित होना आवश्यक है। दूसरा रूल ये है शुक्र लेने का, शुक्र सप्तम भाव का भी नैसर्गिक कारक है। अगर शुक्र पीड़ित होगी तो उसके गर्भ में आने में प्रथम मास में ही प्रॉब्लम आनी चाहिए। अब आगे हम लोग मूव करते हैं। बृहस्पति होरा शास्त्र में कई प्रकार के श्राप का उल्लेख मिलता है जिनको मैं कुंडली के साथ आगे ही बतलाएंगे। और मेन यहाँ पे जो 5 कुंडलियां हैं, 5 कुंडलियों में अभी तक फीमेल चार्ट है, इसको पुत्र या पुत्री जो भी है संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। और इस 5 कुंडलियों में पंचम या पंचम भाव में बुध शनि गुलिक मांदी का इफेक्ट आया है, तो ये मेन चीज दिखानी है। केशवन में ये कर्क लगने की कुंडली है। इनकी मैरिज एक्चुअली 2009 में हुई थी। उसके बाद इन्होंने 7 बार IVF ट्रीटमेंट लिया लेकिन एक बार भी इनको गर्भ नहीं आया है। इवन कई केसों में देखा जाता है गर्भ आता है, 1-2 महीने रुकता है, निकल जाता है, लेकिन इनको गर्भ ही नहीं आया, मतलब इनका गर्भ ही पूरा सूखा हुआ है। तो इसमें जो बृहस्पति होरा शास्त्र के कुछ श्राप हैं, श्राप को मैं पहले बतलाना चाहूंगा। सर एक्चुअली सॉरी, ये पेज नंबर पर प्रिंट नहीं हो पाया था तो इसीलिए मैंने अलग से इसको सर प्रेजेंट किया है। सर प्लीज इसमें रिफर करिएगा, सॉरी। BPGS के श्राप चैप्टर 84 में 14वां श्लोक आता है कि पंचम भाव में यदि मेष या वृश्चिक राशि हो और 5th लॉर्ड मंगल राहु या बुध से युत हो तो वहां सर्प श्राप लगता है। तो ये सर्प श्राप की कैटेगरी है। यहाँ पर पंचमेश आपका मंगल है, पंचम भाव में वृश्चिक राशि है जो दशम में राहु गुलिक मांदी के साथ है। सेकंड रूल आता है पंचमेश दशम भाव में हो या दशमेश पंचम में हो, लग्न और 5वां भाव पीड़ित है। यहाँ पर 5वें भाव में शनि है जिसकी डिग्री लग्न की डिग्री पर है, नोट करने वाली बात है। और आपका पंचम भाव में मंगल की दृष्टि है और लग्न में मंगल की दृष्टि, मतलब लग्न और पंचम भाव दोनों पीड़ित है। ये पितृ श्राप की कैटेगरी में आता है।
तीसरा फिर से है एक पर्टिकुलर नियम है, सूर्य अगर अष्टम में हो, शनि पंचम भाव में हो, पंचमेश और राहु युत हो, लग्न पीड़ित हो, तो पित्त श्राप होता है। तो यहाँ पर इस कुंडली में सूर्य अष्टम में है, पंचम में शनि है और आपके पंचमेश दशम में राहु गुलिक मांदी के साथ है, तो ये भी पित्त श्राप में आता है। जातक परिजात में एक रूल आया है, जातक परिजात में बोला है कि लग्न या चंद्रमा से सप्तम में अगर बुध शुक्र हो और पांचवें में गुरु हो, 4-8 भाव पीड़ित हो, तब भी वो जातक कुल का नाश करने वाला होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा तीसरे भाव में है लग्नेश होकर, और सप्तम में शुक्र और बुध है, और चंद्रमून से पंचम पे गुरु है, गुरु जो कि नीच का है। 4-8 भाव का थोड़ा सा कम इफेक्ट आता है, लेकिन यहाँ जातक की कुल वृद्धि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आंशिक रूल लग रहा है। अब अगर हम लोग जन्म कुंडली की बात कर लें, यहाँ पर पहले ही बतला दिया गया है कि लग्न पर मंगल की दृष्टि है और लग्न की डिग्री शनि की डिग्री पर है, और पंचम भाव में वक्री शनि है और मंगल की दृष्टि है। पंचमेश दशम में राहु गुलिक मांदी के साथ है। सेकंड भाव हम लोग कुटुंब के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर कुटुंब भाव भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है, तो सेकंड लॉर्ड आपका अष्टम भाव में है और डिग्री उसकी राहु के क्लोज में है। सूर्य की डिग्री आपकी 24 डिग्री है और राहु की डिग्री 26 डिग्री है, और सेकंड भाव में आपकी शनि की भी दृष्टि है, तो कुटुंब में भी रुकावट आ रही है। पुत्र कारक आपका छठे भाव से नीच के होकर सप्तम में है, जिसपे रेट्रो शनि की दृष्टि है। अब हम लोग यहाँ पर सप्तम भाव का अगर बात करें, क्षेत्र स्फुट, इसमें अगर गौर करें, क्षेत्र स्फुट की डिग्री टोटली राहु की डिग्री पर गई है, 26 डिग्री 21 मन पुष्य नक्षत्र। विषम राशि में भी है, राहु डिग्री के केतु के डिग्री के पास भी है, और इस में 7th लॉर्ड आपका शनि है, शुक्र पाप कर्तरी में है, उच्च की डिग्री पे जरूर है लेकिन उच्च की डिग्री को क्रॉस कर चुका है और मंगल की डिग्री की तरफ जा रहा है, तो मतलब शुक्र में भी पीड़ा है कहीं ना कहीं। अब सर क्या कई केस है, तो मैं सर इसमें D7 D9 की तरफ नहीं मूव करूंगा सर, D1 पे ही सर आगे फर्दर मूव करेंगे। सर मेन चीज इसमें दिखलाना था कि इसमें पंचमेश सर मंगल है, जिस पर सर शनि गुलिक मांदी, शनि पंचम में है और पंचमेश शनि गुलिक मांदी के साथ इफेक्ट है, मतलब शनि गुलिक मांदी का प्रभाव पंचम भाव पंचमेश पे है। आगे सर केस 2 पे चलते हैं। केस 2 ये मेष लग्न की कुंडली है, इनकी मैरिज एक्चुअली फरवरी 2013 में हुई थी। इन्होंने 2 बार IVF ट्रीटमेंट लिया है, लेकिन एक बार भी इनको गर्भ आया ही नहीं है, ठीक है। लग्नेश शनि के साथ छठे भाव पे चला गया है, और पंचमेश आपका राहु के साथ तीसरे भाव में है, और सामने से गुलिक मांदी का प्रभाव है। बृहद पराशर होरा शास्त्र के श्राप चैप्टर से देखते हैं, 5th लॉर्ड 4th लॉर्ड और राहु साथ में छठे भाव से शनि से दृष्ट है, तीसरे भाव में दृष्टि पड़ रही है। मतलब ये आपकी सर्प श्राप, पितृ श्राप और आपका मातृ श्राप की कैटेगरी पे जाता है। सर्प आपका राहु के कारण, सूर्य पितृ आपका सूर्य के कारण, शनि के कारण, और आपका मातृ चंद्रमा के कारण, तो यहाँ पर तीनों श्राप लग रहे हैं। एक रूल और आता है 5th लॉर्ड सूर्य, यहाँ पर 5th लॉर्ड अगर पीड़ित हो और लग्नेश पीड़ित हो, पाप युत हो, और 10th लॉर्ड लग्नेश के साथ छठे भाव में है, तो भी पितृ श्राप आता है, तो यहाँ पे ये रूल भी लग रहा है। जन्म कुंडली में हमने देख ही लिया है कि 5th लॉर्ड सूर्य और 4th लॉर्ड चंद्रमा के साथ राहु के साथ है और गुलिक मांदी के एक्सिस में है, छठे भाव से शनि की दृष्टि है। वक्री गुरु 9th हाउस और 12th हाउस का पीड़ित कारकत्व तो लेके सप्तम में बैठा है, तुला राशि में है। गुरु से 5वां हाउस का स्वामी शनि है, जो मंगल के साथ छठे भाव में है। क्षेत्र स्फुट इसमें पुनः विषम राशि में है, सूर्य राहु से युक्त है, तीसरे हाउस में ही है, राहु गुलिक मांदी के प्रभाव में आ रहा है। अब इस कुंडली में फिर से गौर करें तो शनि गुलिक मांदी का प्रभाव पंचमेश पर है। केस 3 की तरफ मूव करते हैं सर। और भी चीजें। केस 3 इनकी मैरिज ईयर 2011 में हुई थी। ये कुंभ लग्न की कुंडली है, लग्नेश आपका एकादश भाव में गया है, लग्न की डिग्री सूर्य शनि की डिग्री पर ही है, मतलब शनि की डिग्री लग्न पे है और गुरु की डिग्री पर है, तो ये तो दिख भी रहा है।
इसमें इन्होंने 4 बार आईवीएफ ट्रीटमेंट लिया है, इनको एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं आई है, चारों बार फेल हुई है। अब बीपीएचएस का जो श्राप चैप्टर से देखते हैं क्या नियम लग रहे हैं। फिफ्थ लॉर्ड आपका बुध अगर मंगल के नवांश में हो, मंगल से युत हो, मतलब बुध में अगर मंगल का इफेक्ट हो और लग्न में राहु कुलिक हो, तो वहां पे सर्प श्राप आता है। यहाँ पे क्या है, बुध फिफ्थ लॉर्ड होकर मंगल की राशि में है, वृश्चिक राशि में है, और नवांश में भी वृश्चिक में गया हुआ है, 15 डिग्री का है क्योंकि बुध यहाँ पर नवांश में भी वृश्चिक में गया है। यहाँ पर लग्न में राहु कुलिक नहीं है, लेकिन लग्नेश राहु कुलिक के साथ है। फल दीपिका में कुछ नक्षत्र बतलाए गए हैं जो स्त्री जातक के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं, जैसे कन्या अगर चित्रा, आद्रा, शतभिषा, ज्येष्ठा, मूल, कृतिका और पुष्य नक्षत्र में होती है, वो कन्या आपकी बंध्या, विधवा, मृतश्रुता, मतलब हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि वो कन्या में कुछ न कुछ पीड़ा हो सकती है। वो ये नक्षत्र स्त्री के लिए शुभ नहीं माने जाने चाहिए, किसी न किसी भाव से संबंधित उसमें पीड़ा आ सकती है। अब D1 में मूव करते हैं। इसके जन्म कुंडली में बुध फिफ्थ लॉर्ड होकर दशम भाव में है, सूर्य के साथ है, मंगल की राशि में है और पाप कर्तरी में है, और नवांश में भी वृश्चिक में है। वक्री गुरु आद्रा नक्षत्र में है, जो राहु का नक्षत्र हो गया, और फिफ्थ भाव में है, और शनि से दृष्ट है, शनि ट्वेल्थ लॉर्ड भी है, और शुक्र भी सामने है। यहाँ पर लग्न लगने से पहले ही बता दिया था सर कि यहाँ लग्न लगने शनि गुरु की डिग्री काफी क्लोज है, यहाँ इनकी डिग्री के साथ साथ बुध की भी डिग्री थोड़ी सी क्लोज आ रही है। सिक्स्थ लॉर्ड आपका चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में होकर अष्टम भाव में है और शनि से दृष्ट है। गुरु से फिफ्थ भाव में मंगल है, और फिफ्थ लॉर्ड आपका शुक्र शनि गुलिक मांदी के साथ है। चंद्रमा से फिफ्थ भाव में राहु है, जिस पर मंगल की दृष्टि है। ये बतलाने का पर्पज ये है कि ये चीजें हम लग्न से भी देख सकते हैं, चंद्रमा से भी देख सकते हैं, और नैसर्गिक कारक पुत्र गुरु से भी देख सकते हैं। चंद्रमा से फिफ्थ भाव में राहु मंगल से दृष्ट है, और फिफ्थ लॉर्ड आपका शनि हुआ, शनि गुलिक मांदी के साथ है। क्षेत्र स्फुट इसमें फिर से विषम राशि में है और शनि से दृष्ट है, शनि गुलिक मांदी के एक्सिस पे चला गया है। पंचम भाव और गुरु से 4-8 भाव में पीड़ा है। चौथा भाव आपका अष्टम हुआ, 8वां भाव राहु मंगल का प्रभाव हुआ, 12वें भाव में आपका सूर्य का हुआ। सेवेंथ लॉर्ड अगर हम सप्तम भाव गर्भ की बात करें, सूर्य की राशि है, और शुक्र जो कारक है सप्तम भाव और गर्भ का, तो वो आपका शनि गुलिक मांदी के साथ गया हुआ है। यहाँ पुनः इस कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि गुलिक मांदी का प्रभाव पंचम भाव पे है और बुध पंचमेश बन रहा है। सर केस 4 की तरफ मूव करते हैं। ये भी एक फीमेल चार्ट है। मिथुन लग्न की कुंडली है, लग्नेश आपका सप्तम में सूर्य के साथ है, पंचमेश आपके छठे में है, जो सामने से गुलिक मांदी का एक्सिस है। और मेन बात ये हो रही है कि शनि की डिग्री फिर से यहाँ पे गुरु की डिग्री पे जा रहा है। इनकी मैरिज 2007 में हुई थी। मैरिज होने के बाद इनको नवंबर 2007 में इकोटॉपिक प्रेगनेंसी आई। इकोटॉपिक प्रेगनेंसी मीन्स मतलब गर्भ आया, लेकिन गर्भ में फिर जो एग और स्पर्म कहीं लगते हैं तो शायद सही जगह नहीं लगने से फिर वो 5 माह में वो मिसकैरेज हुआ। तो जिससे रीजन ये हुआ कि उनकी फेबिलियन ट्यूब ब्लॉक हो गई, मतलब प्रजनन में बीमारी आ गई। इन्होंने उसके बाद 4 बार आईवीएफ अडॉप्ट किया, चारों बार गर्भ नहीं आया। फिर उसके बाद इन्होंने फिफ्थ केस में सरोगेसी अपनाई, वो भी सक्सेसफुल नहीं रही। फिर फाइनली इन्होंने एक चाइल्ड गर्ल अडॉप्ट किया। इसमें जो शास्त्रीय नियम लग रहे हैं हमारे, फिफ्थ लॉर्ड आपका छठे भाव में मंगल से युत हो तो उसकी प्रथम संतान नष्ट हो जाती है और वो स्त्री काकबंध्या कहलाती है। ये नियम मेल चाइल्ड के लिए आया है, लेकिन क्लासिक्स में हमारे ये भी आया है कि जो नियम मेल के लिए है वो नियम स्त्रियों के लिए भी लगाए जा सकते हैं। स्त्रियों के लिए अलग से चैप्टर में स्त्री जातक पे अलग से कुछ नियम बतला दिए गए हैं। तो ये नियम यहाँ पे लग रहा है। शुक्र यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड होकर छठे भाव में है, मंगल की राशि में, मंगल से युक्त नहीं है लेकिन मंगल के राशि में है और शनि की दृष्टि है। दूसरा रूल ये होता है कि फिफ्थ लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड अगर निर्बल हो, सेकंड लॉर्ड यहाँ पर मून है, मून भी शनि के साथ है और सेकंड हाउस में शनि है और उसको सामने से सूर्य देख रहा है, तो सेकंड हाउस में भी पीड़ा है और सेकंड लॉर्ड में भी पीड़ा है। तो रूल ये आया कि फिफ्थ लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड अगर निर्बल हो, फिफ्थ भाव में पाप ग्रह की दृष्टि हो तो कुटुंब वृद्धि नहीं होती है।
अब जन्म कुंडली की बात कर लें तो फिफ्थ लॉर्ड शुक्र यहाँ छठे भाव में मंगल की राशि वृश्चिक में गया है, नवांश में राहु के साथ है, और शनि एट्थ लॉर्ड यहाँ पर है, शनि से दृष्ट है। लग्न पर शनि और सूर्य की दृष्टि है और लग्नेशस्थ है। फिफ्थ भाव से अगर भाव देखे तो फिफ्थ भाव से 4-8 भावों में पाप ग्रह है। गुरु शनि की डिग्री पे है, ये सबसे पहले ही बतला दिया था, और सेकंड लॉर्ड चंद्रमा भी साथ में है। सेकंड हाउस में राहु और 8th भाव से उच्च मंगल की दृष्टि है। उच्च मंगल कहीं ना कहीं कुटुंब वृद्धि रोकेगा, अष्टम से जीव पाठ को पीड़ित करेगा। क्षेत्र स्फुट यहाँ पर वृश्चिक राशि में आया है और गुलिक मांदी के एक्सिस पे जा रहा है, शनि से दृष्ट है। गुरु और चंद्रमा से पंचम भाव, गुरु और चंद्रमा दोनों एक साथ है, तो गुरु और चंद्रमा से पंचम भाव में आपका मंगल और केतु है, और पंचमेश जो स्वयं शनि बना है वो आपका गुरु के साथ गया है, लेकिन वो शनि भी मृत्यु भाग में है। तो ओवरऑल इस कुंडली में भी आपका संतान बाधा दिख ही रही है। इन्होंने काफी IVF और सरोगेसी भी लिया, तो वो फाइनली इन्होंने जब महादशा बदली तो महादशा बदलने पे इन्होंने गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट किया था। और इस कुंडली में पुनः जन्म कुंडली में पंचमेश पर शनि गुलिक मांदी का प्रभाव है, पंचमेश शुक्र है, उसमें शनि की दृष्टि है, सामने से गुलिक मांदी का एक्सिस है। केस 5 की तरफ सब मूव करते हैं। केस 5, इनकी मैरिज 2015 में हुई थी। लग्न में शनि गुलिक मांदी है और पंचम भाव में सूर्य बुध शुक्र है। शुक्र और बुध की डिग्री टोटली क्लोज है। बुध आपका अष्टमेश है, शुक्र सप्तमेश है। इनकी बाय नेचुरली फेबुलम ट्यूब ब्लॉक थी जो मेडिकल रिपोर्ट में आया था, और इन्होंने 1 टाइम IVF अडॉप्ट किया है। वो प्रेगनेंसी इनको आई भी थी, फिर दूसरे माह में नष्ट हो गया गर्भ, मतलब गर्भ गिर गया ड्यू टू हार्ट बीट, बच्चे का डेवलप नहीं हुआ। तो सेकंड मंथ के लिए हम लोग मंगल को भी देख सकते हैं क्योंकि उसका है, उस पर नहीं देखते। क्लासिकल रूल क्या कहता है कि फिफ्थ लॉर्ड आपका यहाँ पर देखिए, फिफ्थ लॉर्ड और राहु पंचम या किसी भी भाव में हो और पंचम भाव पर शनि चंद्र से दृष्ट हो तो सर्प श्राप लगता है यहाँ। और अगर पंचम भाव में मेष और वृश्चिक राशि हो तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली चंद्र कुंडली से ये रूल लग रहा है। चंद्रमा से पंचम भाव में वृश्चिक राशि है, वहां पर शनि गुलिक मांदी है और पंचमेश आपका राहु के साथ गया है। और आपकी अगर एक रूल और आता है, लग्न में अगर शनि गुलिक हो, फिफ्थ लॉर्ड और पुत्र कारक नीच अवस्था में हो तो प्रेत श्राप होता है। तो यहाँ पे क्या है कि लग्न में शनि गुलिक मांदी है, पंचमेश आपका तीसरे हाउस में नीच का गुरु है जो शनि देख भी रहा है, तो ये प्रेत श्राप की कैटेगरी में भी आता है। और थर्ड फलदीपिका का ही जो नक्षत्र का रूल है, तो यहाँ पे जो चंद्रमा का नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र है। अब इनकी बात करते हैं कि पंचम भाव में आपका अष्टमेश, द्वादशेश और आपका दशमेश है। दशम भाव भी संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है क्योंकि पंचम से छठा होता है। पंचमेश गुरु नीच अवस्था में है और वक्री शनि से दृष्ट है। गुरु से पंचम पर भी शनि की दृष्टि है। गुरु से पंचम आपका सप्तम भाव हुआ जहाँ क्षेत्र स्फुट भी है और उसमें भी शनि गुलिक मांदी का प्रभाव है। लग्नेश राहु के साथ छठे भाव में है और लग्न में शनि और गुलिक है। सप्तम भाव की राशि जो शुक्र की राशि है, लेकिन शुक्र क्या है कि बुध के सूर्य के साथ है और एक तरीके से शुक्र पूरा ग्रह युद्ध में बुध से हारा हुआ है। डिग्री टोटल क्लोज होने पे शुक्र कहीं ना कहीं असर अपना नहीं दिया है। इसने क्षेत्र समराशि में जरूर है लेकिन शनि और मंगल की डिग्री पे है और सूर्य गुरु के नजदीक है। इस कुंडली में भी लग्न में ये बेसिकली इसमें चंद्र कुंडली से ये नियम लगा था। तो अगर हम लोग देखें कि चंद्र कुंडली में जन्म कुंडली में लग्न में शनि गुलिक मांदी है जो कि चंद्रमा से पंचम भाव है। बस सर यही खत्म करना चाहते हैं सर। थैंक यू सर। बहुत सुंदर मनीष जी। और सबसे पहले तो किसी के लिए इतने केस इकट्ठा करना ही मुश्किल होता है कि IVF हुआ ही नहीं है, सबसे मुश्किल काम ये है, और फिर उनके बारे में जानना, तो ये बधाई के पात्र हैं। और मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपनी रिसर्च को जरूर जर्नल में पब्लिश कराएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो
जो ज्योतिष में अपना विश्वास रखते हैं। अनिल जी, कोई स्टूडेंट आपकी तरफ से रहता है जोशी सर की क्लास में, या फिर मैम दूसरे टीचर के लिए प्रोसीड करें? ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रिसर्च जो है वो श्री के जोशी जी के अंतर्गत जो हमें पता चली है, काफी हमारे लिए लाभदायक साबित होगी। मैं निवेदन करूंगा मनोज पाठक जी सर, जो हमारे हैं बहुत ही सीनियर टीचर हैं, उनके अंतर्गत एक विशेष कंडीशनल दशा पर रिसर्च हुआ है, लेकिन वो दशा कंडीशनल है तो उसके बारे में थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन चाहिए। तो मैं निखिल जी से निवेदन करूंगा, उसके बाद जो होरोस्कोपिक रिसर्च है वो हम प्रेजेंट करेंगे। उससे पहले निखिल जी उसके बारे में बताएंगे कि वो दशा जो षोडशोत्तरी दशा है वो कंडीशनल कैसे है और कैसे लगती है। उसके बाद 1 बजे हम लोग लंच के लिए प्रोसीड करेंगे 2:30 तक। तो जैसा सीटिंग अरेंजमेंट हमें मिला है उसके अनुसार आप व्यवस्था को खुद भी संभाल सकते हैं। अगर किसी को सीट नहीं मिलती है, चेयर नहीं मिलती है, तो थोड़ा वेट करेंगे। हमारे पास पूरा 1-1.25 घंटा रहेगा, हम उसके बाद यहाँ अपना आगे कार्रवाई शुरू करेंगे। निखिल जी, आप सभी लोगों से निवेदन है कि पहले हमारे जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनके लिए लंच व्यवस्था है, तो पहले उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट दे दें, उसके बाद हम लोग अपने लिए प्रोसीड रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पर मैं हमारा जो रिसर्च हुआ है पिछले 6 महीनों में षोडशोत्तरी दशा पे, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। इसमें बेसिकली हमने षोडशोत्तरी दशा सेलेक्ट क्यों की, ये पहला क्वेश्चन था हमारा। आउट ऑफ ऑल अवेलेबल दशाज इसमें क्यों जा रहे हैं हम लोग। तो जैसे हमने पहले भी कालचक्र दशा पे रिसर्च किया हुआ था, तो स्टार्ट में ही हमारा क्वेश्चन था कि कंडीशनल दशा पे ही जाए। अब विंशोत्तरी दशा हमारे पास अवेलेबल है, तो फिर कंडीशनल दशा क्यों जानी चाहिए, ये क्वेश्चन था कई स्टूडेंट्स का। तो बेसिकली हमने तो यही देखा कि भाई अगर विंशोत्तरी दशा अगर इतनी सफिशिएंट होती तो पराशर ऋषि 42 नक्षत्र दशा और मेंशन नहीं करते अपनी बुक में, तो इसका कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा। इसी सोच के साथ हमने कंडीशनल दशा अडॉप्ट करने का सोचा। फिर जब हमने इसको स्टार्ट किया लगाना, तो एक चीज हमने देखी कि विंशोत्तरी दशा जो है रिजल्ट तो देती है, पर उसका रिजल्ट इस तरीके से होता है जैसे कोई बीमारी है, उसके लिए अगर आप ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो एक जनरल मेडिसिन के जैसा असर आपको जो विंशोत्तरी दशा है वो जरूर देगी आपको। इट्स लाइक अगर आप हॉरोस्कोप स्कैन कर रहे हो तो उसके लिए वो एक्सरे का काम करती है, इट विल गिव यू डिटेल्स। बट जो कंडीशनल दशा है ये और ज्यादा मैग्निफाइड व्यू देती है हमको किसी भी हॉरोस्कोप का। इट इज लाइक ए स्पेसिफिक मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक, और ये एक्सरे के बजाय MRI का काम करती है हमारी किसी भी कुंडली पे। तो ये कंडीशनल दशा है, तो ऑब्वियसली इसमें कोई कंडीशंस भी होंगी जो एप्लीकेबिलिटी की है। ये हमने देखा है कि 50% हॉरोस्कोप्स पे लग जाती है। षोडशोत्तरी मीन्स 116 ईयर, षोडश इज 16 एंड उत्तरी 100, तो 116 सालों की दशा है ये। जैसा मैंने कहा ये नक्षत्र दशा है। इसके लिए स्पेशल कंडीशन है जो भरत पराशर होरा शास्त्र के चैप्टर 48 में 24 श्लोक से ये स्टार्ट होती है, जिसमें ये कहा गया चंद्र होरा गते कृष्णे सूर्य होरा गते सिते लग्ने निर्णाम फल ज्ञप्तिये विचिंत्या षोडशोत्तरी। मीन्स लग्न अगर हमारा चंद्र का होरा में अगर लग्न है और कृष्ण पक्ष का बर्थ हो, और अदरवाइज सूर्य के होरा का लग्न है और अगर शुक्ल पक्ष का बर्थ हो, तो ये दशा एप्लीकेबल होती है। इसकी दशा का ऑर्डर विंशोत्तरी से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें जैसे हमारे वीक के 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन के स्वामी का एक सीक्वेंस हम अगर ले मान लीजिए, उसके बाद राहु और केतु को लाइन से लगाते हैं, तो ऑल्टरनेट हम डेज अगर पकड़े, मान लीजिए संडे जैसे सन, फिर देन मार्स, जुपिटर, देन सैटर्न, देन केतु, राहु जंप हो गया, देन फिर मून, मर्क्यूरी एंड वीनस। इस दशा में राहु को काउंट नहीं किया जाता है, 8 प्लैनेट्स की ही दशा होती है ये। और जैसे सन की दशा पहली हम जो मान रहे हैं उसमें 11 सालों की वो दशा होती है, उसके बाद मार्स 12 साल की,
जुपिटर 13 साल की, सैटर्न 14 साल की, केतु 15 साल की, चंद्र की 16 साल की, मर्क्यूरी की 17 एंड देन वीनस 18 ईयर्स की दशा, टोटल 116 ईयर्स की ये दशा होती है। अब नक्षत्र दशा है, इसका कैलकुलेशन जो होता है वो विषुवत्तरी के जैसे ही होता है, दशा बैलेंस एंड ऑल कैलकुलेशन। इसमें स्टार्टिंग नक्षत्र पुष्य नक्षत्र माना जाता है, जो 8वां नक्षत्र होता है। पुष्य से जो भी हमारा बर्थ नक्षत्र जितना भी आगे चले जाता है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का अश्लेषा नक्षत्र में बर्थ हुआ है तो पुष्य से सेकंड नक्षत्र वो काउंट होता है। तो इसमें सेकंड महादशा मीन सन के बाद जो मार्स की दशा होती है वो सेकंड महादशा होगी इसमें। सिमिलर इज सब पीरियड जो होता है इसका, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, वो जो मेन दशा होती है उसी का फर्स्ट पीरियड होता है हमेशा। तो और लाइक आई सेड कि दशा बैलेंस जो होता है विंशोत्तरी के जैसे ही कैलकुलेट किया जाता है कि नक्षत्र में कितना मून ट्रेवल कर चुका है, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी दशा ली जाती है। With this introduction, I would like to invite Rashmi Saigal ji for presenting case given on page 39 of booklet to prove this dasha's efficacy in detail. बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग अब 2:30 में मिलेंगे, तो प्लीज गो फॉर लंच। और नहीं, 2 बजे कहा था उसको आने के लिए।
दशाएं कैसे और किस ऑर्डर में होती हैं, पहले ऑर्डर जान लेते हैं। ऑर्डर जानने का सबसे सरल तरीका है कि आप अपना सप्ताह के दिन एक बार मन में ध्यान रखिए। सबसे पहले संडे रविवार, तो वहीं से शुरू करते हैं। सन की दशा पुष्या नक्षत्र से शुरू होती है। सन की दशा, सन के बाद आप मून, फीमेल ग्रह छोड़ दीजिए। सन के बाद मंगल की दशा, मंगल के बाद अगला फीमेल ग्रह, मंगल के बाद सीधे एक और जंप लीजिए। जैसे सन से मंगल पे आने में आपने एक जंप लिया, सन के बाद मंगल की दशा, मंगल से आप बुध छोड़ दीजिए, जुपिटर की दशा, फिर शनि की दशा, शनि की दशा पे के बाद आएगी केतु की दशा, और फिर जो छूटे थे मून, मून के बाद मरकरी, और मरकरी के बाद वीनस की दशा। और इनका टाइम स्पैन सिंपल गणित है। सन से शुरू हुए, सन 11 वर्ष की, उसके आगे मंगल आया 12 वर्ष की, मंगल के बाद जुपिटर आया 13 वर्ष की, सैटर्न 14 वर्ष की, उसके बाद केतु 15 वर्ष, मून 16 वर्ष, उसके बाद आया मरकरी 17 वर्ष, और वीनस आखिरी 18 वर्ष। अब दशा को लगाना कैसे है, तो ये इसकी शुरुआत पुष्या नक्षत्र से होती है। यानी पुष्या नक्षत्र में जन्म हुआ तो पहली दशा यानी सूर्य की दशा लगेगी। उसके आगे दूसरे नंबर पे पुष्या के आगे अश्लेषा, तो मंगल की दशा। इस तरह आपको कैलकुलेट करना है। तो दिस इज सिंपल कैलकुलेशन, जैसे विंशोत्री में होती है। इसमें दशाएं 8, राहु दशा नहीं है। याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, वीक डेज याद रखिए, एक डे छोड़कर अगले डे पे जंप करते चलिए। तो ये उन्होंने ब्रीफ कर ही दिया था आपको। अब चलते हैं इसकी विशेषता। अब हम एक केस को लेकर इसमें स्टडी करते हैं कि ये दशा कैसे अप्लाई हो रही है केस में। आप ये रश्मि आर्या का लग गया, रश्मि सहगल। ये पेज है, पेज 39 पे आते हैं। ये जन्म है 19 नवंबर 1957 का, 19 नवंबर 1957 दिल्ली का जन्म है। शाम को 8:50 या 2050 आवर्स आप लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्या इसमें षोडशोत्तरी दशा लगती है। तो देखिए, पहले तो हमें देखना पड़ेगा पक्ष कौन सा है। पक्ष भी दो ही होते हैं, या शुक्ल या कृष्ण पक्ष। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मून 5वें भाव में है और सूर्य 6ठे भाव में, यानी मून सन की तरफ बढ़ रहा है, यानी ये कृष्ण पक्ष का जन्म है। कृष्ण पक्ष का जन्म है, तो क्या इसका होरा चंद्रमा का है? तो ये लग्न आप अपने पेपर्स में भी देख सकते हैं, 23 डिग्री 52 मिनट का है, यानी 15 डिग्री से ऊपर हो चुका। और जेमिनी ऑड नंबर की राशि है। ऑड नंबर की राशि में पहला 15 डिग्री सूर्य का होता है और अगला 15 डिग्री मून का होता है। तो इसका मतलब ये चंद्रमा के होरा में है और कृष्ण पक्ष का जन्म है। तो इसका मतलब है कि इस केस में षोडशोत्तरी दशा लगती है। अब हम इसको कंपैरेटिव वे में देखते हैं, विंशोत्तरी वर्सेस षोडशोत्तरी। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें आपने देखा होगा 2 इवेंट्स का जिक्र किया गया है। इनका एक गवर्नमेंट जॉब लगता है और कुछ 2-3 साल बाद जॉब उनकी चेंज करते हैं वो। तो देखते हैं इसमें विंशोत्तरी कैसे एक्सप्लेन करती है इस चीज को और षोडशोत्तरी कैसे एक्सप्लेन करती है। विंशोत्तरी आप देख सकते हैं, इनकी विंशोत्तरी दशा थी गवर्नमेंट जॉब की, जुपिटर में सैटर्न। आप देखिए जुपिटर जो है 10th लॉर्ड है और 10th हाउस को सीधे सीधे देख रहे हैं। तो महादशा तो 10th लॉर्ड की थी, और सैटर्न जो 6th हाउस सर्विस के स्थान पे बैठे हैं वो 9th लॉर्ड भी है। और सन, इनकी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब थी, सन की वहां आना वो इस बात को स्पष्ट कर रहा है ये गवर्नमेंट जॉब का समय था। इनकी लगती है गवर्नमेंट जॉब इस फेज में। अब इसको अगर हम षोडशोत्तरी से एक्सप्लेन करें
तो षोडशोत्री में थी सन में जुपिटर, सूर्य का अभी आपने देखा थर्ड लॉर्ड है और सर्विस के घर में है नाइन्थ लॉर्ड सैटर्न के सामने, और अंतरदशा इनकी जुपिटर है। जुपिटर का भी हमने एक्सप्लेन किया। अब इसमें हम थोड़ा सा आपको एक टच देना चाहेंगे कि जुपिटर ये षोडशोत्री में प्रिसीजन कहाँ से आया। प्रिसीजन ये है कि जुपिटर की महादशा, अच्छा पहले थोड़ा सा पहले टच कर लेते हैं। इनको जन्म के समय, व्हाट अ कोइंसिडेंस, जन्म के समय इनको षोडशोत्री में मिलती है वीनस की महादशा और विंशोत्री में मिलती है राहु की दशा। अब राहु कैसे एक्ट करते हैं? डिस्पोजिटर की तरह, और यहाँ राहु का डिस्पोजिटर क्या है? वीनस। यानी विंशोत्री दशा जो आपको इनडायरेक्ट वे में कन्वे कर रही है, राहु की दशा एक छाया ग्रह की दशा देके तब आपको वीनस से लिंक कर रही है। षोडशोत्री में वो डायरेक्ट वीनस की ही दशा आई, और कोइंसिडेंस देखिए, राहु भी 18 साल और वीनस भी 18 साल, यानी दोनों, वीनस षोडशोत्री में 18 साल, सो दोनों की दोनों दशाएं बराबर 18 साल चली। मोर और लेस जन्म के समय एक दो दिन आगे पीछे जन्म के साथ ही शुरू हुई, और 18 साल पूरा शुरू का विंशोत्री में राहु रही इनडायरेक्टली वीनस, और षोडशोत्री में डायरेक्ट वीनस रही। अब शुरू होती है सूर्य की दशा। तब इनकी उम्र, तब 1975 के आसपास का वक्त था, 18 वर्ष, यानी स्कूल वगैरह आप क्रॉस करते हैं, कॉलेज वगैरह में आते हैं। अब आती है, अब आप कहेंगे कि उसके बाद तो जुपिटर की दशा, भाई प्रोफेशन सीधे दिख रहा है, ये विंशोत्री में जुपिटर सीधे बता रहा है प्रोफेशन, और दूसरे में षोडशोत्री में सूर्य की दशा आ रही है, जो दिक्कतों के भी घर में बैठा है, सर्विस के घर में भी और दिक्कतों के घर में। तो बात, वास्तविकता यही है कि इनकी लाइफ में कुछ दिक्कतें आई थी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आई थी, फादर की प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी, और उसमें देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, और जब अंतरदशा जुपिटर की आई, षोडशोत्री में जब अंतरदशा 10th लॉर्ड की आई, तो जॉब आप इधर इनको मिलता है, गवर्नमेंट जॉब। तो इज इट नॉट मोर प्रिसाइज देन सेइंग कि विंशोत्री दशा तो जुपिटर के आगे नौकरी लगते हैं, तो वो तो 1975 में आ गए, 1975 में आ गए, बट षोडशोत्री प्रिसीजन दे रही है। षोडशोत्री में जब सूर्य में जुपिटर की अंतरदशा आई, तब लगी इनकी जॉब। सो ये था, ये इसे अगर आप D10 में देखें, D10 आप यहाँ नहीं देख पाएंगे, तो अदरवाइज हम आपको बता देते हैं कि D10 में जुपिटर जो है वो सेकंड हाउस में है। D10 आप शुड आई कंटिन्यू? या जस्ट गिव मी अ सेकंड। विंशोत्री में जुपिटर D10 चार्ट में सेकंड हाउस में सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड के साथ है। अब ऐसे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। D10 का लग्न है कैप्रिकॉर्न, मकर लग्न है, तो और जुपिटर जो है द्वितीय भाव में शनि और मंगल के साथ बैठे हैं। शनि हुए सेकंड लॉर्ड और मंगल है 11th लॉर्ड। वो सेकंड हाउस में बैठे इन्हें जॉब दे रहे हैं, और शनि जो है, जुपिटर में शनि विंशोत्री में आई हुई दशा एक्सप्लेन हो जाती है, सेकंड हाउस में बैठे हैं दोनों ग्रह। और षोडशोत्री में सन में जुपिटर है, सन जो है, हाँ आप यहाँ देख सकते हैं, सन जो है अष्टम में बैठे द्वितीय को देख रहे हैं, और जुपिटर जिसकी अंतरदशा है वो द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड के साथ। अष्टम की इन्वॉल्वमेंट शायद इनडायरेक्टली घर की परेशानियां भी झलका रहा है कुछ, और इनको इसमें एक्सप्लेन नहीं है, इनको एक्चुअल में साथ के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करने पड़े, जो शायद अष्टम भाव की इन्वॉल्वमेंट एक्सप्लेन कर रही है। अब आते हैं अगले पार्ट पर। दूसरा है जॉब चेंज टू बैंकिंग। अच्छा, आप अगर षोडशोत्री में D10 देखें तो उसमें वो सन जो है सेकंड हाउस को देख रहे हैं, और अंतरदशा लॉर्ड जुपिटर खुद सेकंड हाउस में सेकंड और 11th लॉर्ड के साथ बैठा है। D10 यहाँ पे उनकी परेशानियां भी झलका रहा है, जो शायद आपको विंशोत्री में इतनी क्लियर नहीं मिल रही, ना D1 में ना D10 में।
अब आते हैं इनके अगले जॉब पर। इन्होंने जॉब चेंज की 15 जुलाई 1981। जुपिटर में मरकरी की अंतरदशा थी, विंशोत्तरी। जुपिटर तो आप जानते ही हैं 10वें घर से रिलेटेड है। और मरकरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मरकरी है अकाउंटेंसी। इनको बैंक में चेंज लेना पड़ा, शायद काम का नेचर भी कुछ हद तक रिफ्लेक्ट हो रहा है, इन्हें लेना पड़ा इसी वजह से क्योंकि उनको उस वक्त लगा कि शायद बैंक की जॉब गवर्नमेंट जॉब में जहां थे उनसे बेहतर होगी। मरकरी 6th हाउस में फिर सर्विस के घर में है। अगर आप षोडशोत्री में देखें तो सन में केतु की दशा है। सन में केतु बैठे ही एकादश भाव पर है और उनका 11th लॉर्ड जो है 5th में बैठा 11th हाउस को देख रहा है। इसको अगर हम D10 में देखें तो मरकरी 9th लॉर्ड है। जुपिटर मरकरी विंशोत्तरी को देखें तो जुपिटर मरकरी 9th लॉर्ड है लग्न में, हैविंग 10th लॉर्ड वीनस इन वन ऑफ इट राशिज। और षोडशोत्री में देखें तो सन का एक्सप्लेन पहले भी कर लिया है। केतु जो है, केतु 11th हाउस में होने से इट विल फंक्शन लाइक 11th लॉर्ड मास एस्पेक्टिंग इट। और केतु D10 में 9th हाउस में बैठा है जिसका लॉर्ड मरकरी है और D10 में लग्न में विराजमान। D10 का आई एम सॉरी आपको D10 नहीं प्रोवाइड किया। अच्छा D10 केतु आप देख सकते हैं 9th हाउस में है जिसका लॉर्ड D10 दशमांश के लग्न में है और ये फिर से मरकरी अकाउंटेंसी यानी बैंक की रिफ्लेक्शन भी दे रहा है आपको। सो इन ब्रीफ, इन समराइजिंग ऑल थिंग्स, जो हम ये कहना चाहेंगे कि विंशोत्तरी ने तो जुपिटर 10th लॉर्ड की दशा 1975 से दिखा दी, लेकिन षोडशोत्री ने जुपिटर की अंतरदशा बिल्कुल उस वक्त लाया जब एक्चुअल में जॉब लगी और वो जॉब की परेशानियां अष्टम भाव की इन्वॉल्वमेंट करके साइड बाय साइड फिर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और जब वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बैंक की जॉब में आए तो बैंक का मालिक, अकाउंटेंसी का मालिक मरकरी आ गया है आपकी दशा में। सो इसको देखते हुए हमें कहना ही पड़ेगा कि यकीनन कंडीशनल दशाएं कहीं ज्यादा प्रिसाइज होती हैं और इस कंडीशनल दशा का सबसे अच्छा फायदा ये है कि एक ही दिन में 2-2 घंटे औसतन 2-2 घंटे छोड़ के आप करते जाएं तो आपको वक्त मिलता जाता है जिसमें हुए जन्म पे ये दशा अप्लाई होती है। औसतन 2-2 घंटे के लिए सूर्य का हो रहा और चंद्र का हो रहा चलेगा, मानते हैं? एक राशि में 1 घंटा सूर्य का हो रहा, 1 मून का हो रहा। आप एक राशि से 2 पे आएंगे तो पहला हो रहा मून का होगा, यानी मून का फर्स्ट राशि का आखिरी हो रहा और सेकंड राशि का पहला हो रहा, दोनों इकट्ठे आएंगे, यानी 2-2 घंटे का सूर्य और मून का आपको स्पैन मिलता रहेगा हर दिन। अब बस ये है कि आजकल कृष्ण पक्ष है तो आप मून का हो रहा देखिए, मून के हो रहा के जन्म देखिए, और शुक्ल पक्ष हो जाओ तो आप सूर्य के हो रहा के जन्म देखिए, अप्लाई करिए। इस टाइप के केसेस पाना भी आपके लिए मुश्किल ना होगा क्योंकि 50% ऑफ केसेस में ये अप्लाई होते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात थोड़ा स्पष्ट हो पाई होगी। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और एक्सपीरियंस कैसे बोलता है ना, वो मैडम ने हमें समझाया कि कैसे रिसर्च में काम किया जाता है। आशा करते हैं हम सभी लोग ऐसे काम करेंगे। तो